सेक्शन 101 से लेकर 101 का ए, 101 का ए है प्रिजम्पशन लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन फिर भी मैं इसमें ही कवर कर रहा हूँ क्योंकि एक टोटल सेक्शन उसके बाद काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन होंगे 112 से लेकर 114 के ए तक। ये बेसिकली मेन प्रिजम्पशन तो यहाँ पर है, लेकिन 101 को भी हम आज ही पढ़ लेंगे। 12 से 14 तक ये बड़े टॉपिक हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे 101 से लेकर 114। तो 101 जो डील करता है, तो पहली चीज यहाँ पर हमारा जो एविडेंस का लास्ट वाला जो पार्ट है, पार्ट 3 स्टार्ट हो रहा है। एविडेंस 3 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहले हमने पढ़ा रिलेवेंसी, हमने पढ़ा 5 से 5 तक। फिर हमने पढ़ा प्रूफ, वो हमने पढ़ा कहाँ से, ऑन प्रूफ जो पढ़ा 56 से लेकर 100 तक। अब हम बात करेंगे, चलो अब आ गई कोर्ट की बात, हम कोर्ट में आ गए हैं। जब कोर्ट में आ गए तो कोर्ट में कुछ चीजें प्रोड्यूस की जाएंगी, एविडेंस प्रोड्यूस की जाएंगी और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रोड्यूस एंड इन इफेक्ट वो हम पढ़ेंगे अब सेक्शन नंबर पार्ट नंबर 3 में। और जो सेक्शन है हमारा 100 से लेकर 167 तक पूरा कवर करता है ये वाला चैप्टर। पार्ट, नॉट चैप्टर, पार्ट। और इसके अंदर भी कुछ चैप्टर है वो पढ़ेंगे। तो अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर कौन सा है, चैप्टर नंबर 7। एविडेंस में टोटल कितने चैप्टर? हाँ, क्या नाम है, श्रवण, काइंडली म्यूट योर माइक। हाँ, मुझे बताइए एविडेंस में टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 11। हाँ जी, तो अभी हमने आपको वैसे बार बार रिवीजन भी करते रहना चाहिए। एविडेंस में 167 सेक्शन है, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, पहला हो गया रिलेवेंसी, दूसरा हो गया प्रूफ, ऑन प्रूफ एंड द प्रोडक्शन एंड इफेक्ट। अब इसके अंदर कितने चैप्टर थे? इसमें 2 चैप्टर थे, एक प्रिलिमिनरी और एक रिलेवेंसी। अब इसमें कितने चैप्टर थे? चैप्टर नंबर 7 तक आप पढ़ लेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 5 चैप्टर हो गए। अब इसमें कितने चैप्टर हैं पार्ट नंबर 3 में? इसमें है आपका यहाँ से स्टार्ट होता है 7 to 11। ठीक है, और फिर यहाँ पर 4 हो गए ना इधर। हाँ, इधर 4 है, गलती से हो गया, चलो इसको हटा देते हैं। तो ये हो गए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो 11 है टोटल। ठीक है, ये याद रखना, कई बार ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल से भी कभी कभार आ जाते हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, सारे इंपॉर्टेंट है इसमें तो, यानी अब हम कोर्ट की तरफ प्रोसीड कर गए हैं। अब हम कोर्ट में आ गए हैं, तो कोई इंसान जब कोर्ट में आएगा तो सबसे पहला जो चैप्टर स्टार्ट हम कर रहे हैं इसका, एविडेंस लेके आएगा। जब कोई इंसान एविडेंस लेके आएगा तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा? तो बर्डन ऑफ प्रूफ हम बात करेंगे, जो कि हमारा सेक्शन नंबर 101 से लेकर 101 का ए तक हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसमें चैप्टर में हम कुछ प्रेजम्पशंस भी पढ़ेंगे, वो मैं अभी आपको बताता हूँ आगे। लेकिन हम आज का टॉपिक बर्डन ऑफ प्रूफ पे ही रहेगा। अच्छा, होता क्या है बर्डन ऑफ प्रूफ, आप लोग बताइए। ठीक है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम क्रिमिनल लॉ में बात करते हैं, तो सिविल में भी बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है। ठीक है, अच्छा, बर्डन ऑफ प्रूफ करने से पहले या इसको डील करने से पहले हमें 2-4 बातें समझनी पड़ेगी। अगर हम क्राइम की बात करते हैं क्रिमिनल केस में, जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, बर्डन ऑफ प्रूफ जनरली रेस्ट किस पे होता है? वो होता है प्रोसिक्यूशन पे। प्रोसिक्यूशन यानी सरकारी वकील को जो एक्यूज्ड है उसके खिलाफ जो केस है वो प्रूव करना पड़ता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। ठीक है, और जो एक्यूज्ड है, एक्यूज इज प्रेज्यूम्ड, एक्यूज को ये माना जाता है। अभी मैं बर्डन ऑफ प्रूफ की बात नहीं कर रहा, पहले हम बेसिक बात करेंगे तब हम आगे चलेंगे। क्रिमिनल केस में जो प्रोसिक्यूशन है उसको ये प्रूव करना है कि जो एक्यूज ने ही क्राइम किया है। सबसे पहले आपको पता होगा, जो भी क्रिमिनल केस होते हैं, पहले एफआईआर होने के बाद प्रोसिक्यूशन अपना केस रखता है। सबसे पहले प्रोसिक्यूशन कहेगा ये लॉर्डशिप इन्होंने ये क्राइम किया है, एक्यूज को कुछ नहीं करना, अभी एक्यूज चुपचाप खड़ा हुआ है बस। पर प्रोसिक्यूशन हैज टू से टू द कोर्ट, कोर्ट को कहना है कि इन्होंने क्राइम किया है।
और वो बात जो एक प्रोसिक्यूशन यानी सरकारी वकील को सिद्ध करनी है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, कोई संदेह नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट सिद्ध नहीं हो पाती तो बेनिफिट ऑफ डाउट किसको जाएगा? बेनिफिट ऑफ डाउट गोज टू एक्यूज को मिलता है, ये तो बेसिक रूल है। और जो एक्यूज्ड है इट विल बी आई मीन ही और शी विल बी प्रेज्यूम्ड इनोसेंट until proven guilty, जब तक उसका दोष सिद्ध नहीं हो जाए, presume innocent until proven guilty। तो हमने एक चीज देखी है क्राइम के अंदर, क्रिमिनल लॉ के अंदर जो केस सिद्ध होना चाहिए वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होना चाहिए। मैं आपको एक केस बताता हूँ, आप लोग, आपने आरुषि केस मर्डर से सुना होगा, आरुषि मर्डर केस सुना है तुमने? Yes, sir. आरुषि का अफेयर ये बताया गया कि हेमराज उसी के नौकर के साथ था, और आरुषि मर्डर केस के अंदर इसी के माँ बाप के ऊपर तलवार दंपत्ति पे ही केस चला, है ना। तलवार जो थे डॉक्टर तलवार, नुपुर तलवार, और उसके फादर का नाम आप फगेचिक, तो उन दोनों के ऊपर केस चला। तो आपको पता होगा सीबीआई की जो कोर्ट थी उन्होंने इसको पनिश किया सरकमस्टेंशियल एविडेंस के बिहाफ पे, है ना। ये बात देखा है आपने, सरकमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर इनको पनिश कर दिया गया था सीबीआई की कोर्ट ने। शायद जज का नाम प्रीति ऐसे करके था, प्रीति शरावत या शरावत। तो इन्होंने सीबीआई कोर्ट ने तो सरकमस्टेंशियल एविडेंस पे आरुषि मर्डर के केस में तलवार दंपत्ति को जो है पनिश कर दिया। बट जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनको क्या कर दिया? Release. क्यों रिलीज करा? Benefit of doubt. Benefit of बेनिफिट ऑफ doubt. डाउट मिला, सिर्फ बेनिफिट ऑफ डाउट, यानी चीजें। अब बेनिफिट ऑफ डाउट का मतलब क्या यहाँ पे निकल के आया? अब इतनी सारी चीजें थी सरकमस्टेंशियल एविडेंस के द्वारा कि एक घर में 4 लोग, 2 जिंदा 2 मर गए, तो 2 ने ही मर्डर किया होगा, जो कट था वो ऐसा कट था कि जो डॉक्टर ने ही मारा होगा। बहुत सारी थ्योरीज अप्लाई करी थी सीबीआई कोर्ट ने, बट अल्टीमेटली देखा गया कि कहीं ना कहीं डाउट्स भी क्लियर हो रहे थे, कोई माँ बाप अपने बच्चों को क्यों मारेगा, देयर आर लॉट ऑफ फ्यू डाउट्स ओनली। अब हर चीज को नकारने की जरूरत नहीं थी उस केस में कि ये चाकू का कट मैंने नहीं मारा, वो जो ब्लेड था, हम 2 लोग हैं तो 2 में से किसने मार दिया, ये सारी चीज प्रूव करने की जरूरत नहीं थी इसको। जो तलवार के एडवोकेट थे उन्होंने सारी चीजें डिस्प्रूव नहीं करी, सिर्फ उन्होंने कोर्ट की नजर में, सिर्फ कोर्ट की नजर में डाउट पैदा कर दिया कि भाई माँ बाप क्यों मारेंगे। आप मुझे एक बात का मोटिव तो बता दीजिए, पीछे मोटिव भी नजर नहीं आ रहा, और ये बात भी क्लियर नहीं है कि आरुषि और हेमराज के बीच में कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स होता था। तो देयर वाज नो रिवेंज, कोई बदले की भावना नहीं है। तो सिर्फ इतना सा डाउट क्लियर कर दिया था कोर्ट के इंप्रेशन में, और इसी डाउट को वजह से तलवार दंपत्ति को छोड़ दिया, जबकि काफी 2-3 साल तो वो जेल में रहे अंडर ट्रायल जब तक थे। डाउट अगर क्लियर हो जाएगा तो उनको छोड़ना पड़ा। तो यानी हमें जो क्रिमिनल केस है, जो क्रिमिनल केस में प्रोसिक्यूशन को जो केस प्रूव करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ पे बहुत इंपॉर्टेंट, बर्डन ऑफ प्रूफ से बहुत ज्यादा रिलेट करती है ये बातें। और अगर हम सिविल केस की बात करें, अब मुझे कोई बताएगा सिविल केस में हमें क्या प्रूव करना है? सिविल केस में मैं आपको एक बात बताई थी, सिविल केस में एक तराजू होता है, जिसका तराजू थोड़ा सा नीचे चला जाएगा। हाँ जी, तो एक बैलेंस की मैंने आपसे बात कही थी, एक बैलेंस होता है जिसका बैलेंस थोड़ा सा नीचे गिर जाता है, जिसके फेवर में चला जाता है। सिर्फ हमें 51% प्रूव करना है कि मैं ये मेरे फेवर में जा रही है बात, सिर्फ 51। आई डोंट नीड टू प्रूव 100%। मुझे ये बात सिद्ध करने की जरूरत नहीं है कि मैं 100% मैं ही इसका मालिक हूँ। मैं कोर्ट में आया हूँ, मैं एक डॉक्यूमेंट लेके आया हूँ। जैसे मैं आपको अपनी बात भी बताता हूँ, एक केस है जिसके अंदर मेरे को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं मिल पा रहे हैं। थोड़ा ध्यान से सुनना इस बात को। अब मेरे पास सपोज करो एक प्रॉपर्टी है, एक सेकेंड ना, सिविल केस में मैंने प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी सिद्ध करनी है, ठीक है। प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी।
प्रीपोनेंस और प्रोबेबिलिटी के मतलब पता, ये जो तराजू है किसके पक्ष में थोड़ा सा झुकाव ज्यादा है, बैलेंस जो है। जैसे सिविल केस के अंदर, अब एक केस में आपको बताता हूँ, एक प्रॉपर्टी है मेरे पास जिसमें मैं ऑनर हूं और मैं मकान के ओरिजिनल बार है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन गिव अ सेकेंडरी एविडेंस और नॉट? Yes, sir. अंडर सेक्शन 65 में मैं सेकेंडरी एविडेंस दे सकता हूँ, उसकी फोटो कॉपी दे सकता हूँ, और मेरे पास पुराने डॉक्यूमेंट है, उर्दू में है वो, तो उर्दू की ट्रांसलेशन कराकर मैं कॉपी लगा सकता हूँ कोर्ट में। हाँ जी, बिल्कुल लगा सकता हूँ। मैं उर्दू के ट्रांसलेट करके मैं एविक्शन का सूट फाइल कर सकता हूँ, सूट फॉर एविक्शन ऑफ टीनेज, किराएदार को निकालने के लिए, एविक्ट करवाने के लिए। अब जब मैं एक बात बताइए, और जब मैं सिविल के जब सूट जब मैं फाइल करूंगा, मेरे पे ओरिजिनल नहीं है, जब वो ओरिजिनल नहीं है तो फोटो को सिविल केस में प्रूव करने के लिए सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है जो है रेंट रिसीट्स। क्या जो रेंट रिसीट है अपने आप में डॉक्यूमेंट है या नहीं है? क्या रेंट रिसीट इस बात तो अगर मैंने ये बात कोर्ट में लगा दी रेंट रिसीट, और ये टीनेट ये बात सिद्ध नहीं कर पाया कि ये मेरे साइन नहीं है, ये रेंट रिसीट मेरे अगेंस्ट इश्यू नहीं हुई है, सिर्फ इतनी सी बात को सिद्ध नहीं कर पाया, तो केस कौन जीत जाएगा? वो मैं जीत जाऊँ, ठीक है, मेरे फेवर में हो जाएगा केस। अब एक चीज देखो, मेरे पास मैं हर चीज थोड़ी ना प्रूव कर पा रहा हूँ कोर्ट में कि मैं ऑनर हूं या नहीं, क्योंकि मेरे तो खुद के डॉक्यूमेंट ओरिजिनल खो चुके हैं, बट मैं रेंट रिसीट तो दिखा पा रहा हूँ कोर्ट में, और सामने वाली पार्टी के मुझे क्या सिद्ध करना है कि इसके साइन है, ये टीनेंट के रूप में इसने साइन किए हैं, ओनली दैट आई हैव टू प्रूव। मुझे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट थोड़ी ना करना है सिद्ध कोर्ट में, तो बैलेंस इसके फेवर में चला जाता है, वो जीत जाता है। इतनी सारी बातें मैंने क्यों बताई आपको? ये बात मैंने इसलिए बताई आपको क्योंकि अब बर्डन ऑफ प्रूफ है वो घूमेगा। आप कहोगे सर इसका मतलब क्या, बर्डन ऑफ प्रूफ घूमेगा? तो बर्डन ऑफ प्रूफ शुरू में प्राइमरीली उस इंसान पे होता है जो इंसान कोर्ट में आ रहा है। देखो हर टीचर अलग तरीके से समझाता है, मैं खुद इसको अलग तरीके से समझाता हूँ कि जो इंसान सपोज जिसने जिसके अगेंस्ट क्राइम हुआ है, अगर जो विक्टिम है, विक्टिम के साथ प्रोसिक्यूशन खड़ा है, तो प्रोसिक्यूशन ये बात सिद्ध करेगा, प्रोसिक्यूशन ये बात सिद्ध करेगा कि ए ने जो एक्यूज्ड है इसने चोरी करी है। ए ने मतलब जो प्रोसिक्यूशन है, प्रोसिक्यूशन इस बात को सिद्ध करेगा कि ए ने चोरी करी है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा? एक्यूज पे होगा क्या? मतलब प्रोसिक्यूशन पे होगा, ठीक है। कोर्ट में कौन आया है? विक्टिम आया है, ठीक है, प्रोसिक्यूशन आया है, अक्यूज के तो मजे आ गए थे ना, विक्टिम जाता। अब कोर्ट में जो आ रहा है, जो अपनी बात कोर्ट में सिद्ध करना चाहता है कि भाई ए ही चोर है, ये ए ने चोरी करी है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस इंसान पे होता है जो कोर्ट में कह रहा है, जो कोर्ट में कह रहा है कि ये इंसान ने चोरी करी है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है? उस इंसान पे होता है जो कोर्ट में आगे बात कहता है। और इसको आसान तरीके से मुझे आगे भी समझाऊंगा, जिसके ऊपर ये कर्तव्य किसी बात को सिद्ध करने का, ऑब्लिगेशन टू प्रूव अ फैक्ट, किसी बात को सिद्ध करने का भार जो है जिसपे होता है वो बर्डन ऑफ प्रूफ कहलाता है। अब बर्डन ऑफ प्रूफ में एक बात और समझिएगा, बर्डन ऑफ प्रूफ को हम दो तरीके से समझते हैं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द केस, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ केस, केस कौन एस्टैब्लिश करेगा? जो कोर्ट में आ रहा है। कोर्ट में कौन आता है? क्रिमिनल केस में विक्टिम आता है। विक्टिम किसके साथ आता है? प्रोसिक्यूशन के साथ आता है। और सिविल केस में कौन आता है? जो प्लेंट फाइल करता है। ऐसी तो यहाँ प्लेंटिफ के ऊपर होगा, सिविल केस में प्लेंटिफ के ऊपर है, वो प्रूव करेगा कि भाई मैं इसका मालिक उस प्रॉपर्टी का और ये मेरा किराएदार है, इसलिए मेरे को ये घर चाहिए, और क्योंकि मेरे बेटे की शादी होने वाली है
मेरे पास और कोई मकान रहने के लिए नहीं है, तो बोनाफाइड नेसेसिटी है, मुझे मकान चाहिए, तो प्लेंटिफ पे होगा ना बर्डन ऑफ प्रूफ। अब एक बात बताइए, लेकिन अब टीनेट ये कहता है, किराएदार ये कहता है, जनाब ये मालिक नहीं है, मालिक तो मैं हूं इस घर का। और वो कहता है कि भाई ठीक है, मैं इस बात का, टीनेट की बात कर रहा हूं। अब टीनेट क्या कह रहा है कि मैं इस बात का एविडेंस देता हूं कि मैं मालिक हूं। टीनेट क्या दे रहा है? एड्यूसिंग। टीनेट क्या दे रहा है? एविडेंस दे रहा है ना कि मैं मालिक हूं, आई एम दी ओनर। टीनेट कह रहा है मैं ओनर हूं, ये देखिए मेरी एक सेल डीड, इसने मेरे को पहले ही मकान बेच दिया था, दिस इज माई सेल डीड। तो टीनेंट ने एक बात और डिस्प्यूट में ले आया कि मैं मालिक हूं, और इसने इस बात के लिए क्या लगा दी? सेल डीड। अब किसके ऊपर? अब एड्यूसिंग एविडेंस। अब बर्डन किस पे आ गया इस बात को सिद्ध करने का कि आई एम दी ओनर? तो बर्डन आ गया डिफेंडेंट पे। अब डिफेंडेंट ने तो दिखाया कि भाई मेरे पास सेल डीड है, देखो। अब वो सेल डीड को कौन प्रूव करेगा? डिफेंडेंट प्रूव करेगा। ये ओरिजिनल सेल डीड है, इनने मेरे को ऑलरेडी मकान बेच दिया था। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे शिफ्ट हो गया? डिपेंडेंट पे। और इस शिफ्ट को, इस बर्डन ऑफ शिफ्ट को हम ओनर्स ऑफ प्रूफ बोलते हैं। अच्छा, ये जो शिफ्ट हुआ है ना, पहले तो ए पे था, ए आया था ना कोर्ट में, ए आया था कोर्ट में विवाद लेके, लेकिन बी ने क्या करा? कुछ और बात रख दी। मैं हूं इसका टीम, मैं तो ऑनर हूं, मेरे को तो इसने बेच दिया था। तो ना तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है, हम उसको बर्डन ऑफ प्रूफ कहते नहीं है, उसको हम ओनर्स कह देते हैं। अब इस पे आगे जवाब देंगे। वैसे तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ ही है। तो बर्डन ऑफ प्रूफिंग ऑफ एड्यूसिंग एविडेंस, कि अब आप अपने एविडेंस लाइए। ठीक है, मैं इसको और तरीके से भी समझाता हूँ, क्रिमिनल मैनर में भी समझाता हूँ। आप ये ध्यान रखना, बर्डन ऑफ प्रूफ दो तरीके का होता है। एक तो होता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फैक्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द केस, कि कौन केस सिद्ध करेगा। क्रिमिनल केस में विक्टिम के ऊपर होता है या प्रोसिक्यूशन पे होता है। सिविल केस में जनरली जो प्लेंटिफ होता है, जो कोर्ट में आ रहा है अपना दावा लेकर, उसके ऊपर होगा। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि आप एक बार अगर कोर्ट में आ गए तो कोर्ट आपकी ही बात सुन लेगा, सामने वाले की भी तो बात सुनेगा। सामने वाला भी तो कुछ एविडेंस लाएगा। जैसे ही वो एविडेंस लाता है तो उस एविडेंस को सिद्ध करने का भार किस पे आएगा? दूसरी पार्टी पे चला जाता है। तो दूसरी पार्टी पे जब वो चीज शिफ्ट होती है, दैट इज कॉल्ड ऑनर्स ऑफ प्रूफ। तो इसको आप जनरली सारी किताबों में पढ़ोगे, बर्डन ऑफ प्रूफ नेवर शिफ्ट, ऑनर्स ऑफ प्रूफ शिफ्ट, बार बार ऑनर्स ऑफ प्रूफ शिफ्ट होता है। तो जो शिफ्ट होता है ना, वो एड्यूसिंग एविडेंस वाली बात शिफ्ट होती है कि आप अपनी बात का एविडेंस लेके आइए। अब मैं आपको एक बहुत सिंपल केस से समझाता हूँ, शायद इससे समझ में और अच्छे से आ जाएगा। क्रिमिनल केस ले लेते हैं, ऊपर वाला सिविल ले रहा तो एक क्रिमिनल ले लेते हैं। ए ने एक आरोप लगाया बी पर, ए ने एक आरोप लगाया बी पर कि बी ने सी की हत्या कर दिया है। ठीक है, सी की डेथ करी है। ए ने एक आरोप लगाया, एफआई हुई, चार्जशीट हुई। तो अब ए को प्रूव करना पड़ेगा। ए का मतलब हो गया प्रोसिक्यूशन या विक्टिम, उसके एलआर हो सकते हैं, वो तो मर गया इंसान। लीगल रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट में इस बात को सिद्ध करेंगे कि बी ने मारा है। यही बात होगी या नहीं होगी? तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा? ए पे, प्रोसिक्यूशन पे, विक्टिम पे, जो कोर्ट में इस बात को सिद्ध करना चाहता है कि किसने, बी ने मर्डर किया है सी का। बर्डन ऑफ प्रूफ ए पे होगा। अब बी ये कहता है, बी ए कहता है, पहले प्रोसिक्यूशन कह रहा, सरकारी वकील कह रहा, ध्यान से सुनना, कि 1 मार्च 2020 को बी ने मर्डर किया है किसका? सी का। ये बात कौन कह रहा है? ए कह रहा है, प्रोसिक्यूशन कह रहा है, या विक्टिम कह रहा है, या एलआर कह रहा है? विक्टिम तो है नहीं, मर गया। एलआर कह रहे हैं, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, 1 मार्च 2020 को मर्डर हुआ है सी का। अब ये बात कोर्ट में हम सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे पे बर्डन है, हम पे भार है कि हाँ भाई बी ने ही मारा है, बी की रंजिश थी, ये से प्रॉपर्टी का विवाद था, बहुत चीजें हमने सिद्ध कर दी कोर्ट में। अब क्या बी को, देखो पहली बात, बी प्रेज्यूम अभी तक इनोसेंट माना जा रहा है, बी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, बी चुपचाप खड़ा है बस। इज प्रेज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। इनोसेंट है ये।
बी ए अपनी सारी बात कहे जा रहा है। अब आती है बात बी पे। अब बी कहता है अच्छा जनाब एक बात बताइए मुझे, ये कब का एलिगेशन लगा रहे हैं? 1 मार्च को। 1 मार्च को तो मैं दिल्ली में था ही नहीं, मैं तो मुंबई में था। ध्यान से सुनना इस बात को। बी क्या कह रहा है कि 1 मार्च को मैं तो कहां था? मैं मुंबई में था, तो मैं तो मर्डर कर ही नहीं सकता, हाईली इम्प्रोबेबल। कौन सा सेक्शन आ गया? 11 हाँ जी, सेक्शन आ गया 11 में क्या लिखा है? एलिबी। फ्री ऑफ एलिबी। हाईली इम्प्रोबेबल मैं मुंबई में था। अब एक बात बताइए, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर आ गया? इस बात को सिद्ध करने का, इस बात को सिद्ध करने का, ध्यान से सुनिएगा, कि मैं 1 मार्च को मुंबई में था, किस पे आ गया? बी का। बी पे बर्डन आ गया। किस बात को सिद्ध करने का? कि मैं मुंबई में था। अब बताइए ये क्या करेगा इस बात को सिद्ध करने के लिए? एविडेंस देगा सही कि एविडेंस लाएगा। बी क्या लाएगा? एविडेंस। क्या क्या ला सकता है? ये देखिए मेरी एयरलाइन के टिकट्स, ये देखिए मेरी होटल की बुकिंग, ठीक है, ये देखिए मेरे सीसीटीवी कैमरा, ठीक है, मैं उस वक्त वहां पर था। बर्डन किस पे आ गया? बी पे, ठीक है। अब लेकिन ए दोबारा कहेगा जनाब ये जो चीज दिखा रहा है ये डॉक्टरेटेड है, ये झूठे हैं सारे गवाह। ये होटल की बुकिंग बाद में की गई, एयरलाइंस में बुकिंग तो हुई लेकिन उसकी जगह कोई और चला गया, सीसीटीवी कैमरा है वो डॉक्टरेटेड दिखा रहा है। अब बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आ गया? ये झूठे हैं सारी बातें। अभी आगे एक बर्डन ऑफ प्रूफ कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? ओनस। तो शिफ्ट क्या हो रहा है? जवाबदेही शिफ्ट हो रही है, ठीक है, इसी को बोलते हैं। ये जो मैंने ऊपर भी एक डायग्राम बनाया ना, तो बर्डन ऑफ प्रूफ पहली बात साबित करने की होती है हमेशा, जो कोर्ट में आके कहता है, कोर्ट में आके कहता है कि इसने क्राइम किया, ये मैं इसका ऑनर हूं। बट जो एड्यूसिंग एविडेंस वाली बात आती है वो हमेशा शिफ्ट होता रहता है। अब ये क्या कर रहे हैं? बी ने क्या करा? एविडेंस लेके आया कोर्ट में। ए ने क्या करा? ये भी इस बात को काटने के लिए एविडेंस ला रहा है। तो व्हाट इज इट इज अ बर्डन ऑफ प्रूफ ही है वो भी, लेकिन उसको हम बोलते हैं ऑनर्स ऑफ प्रूफ। शिफ्ट हो रहा है बार बार। समझ में आपकी बात? हाँ जी सर, ये जो आपने यहाँ से बताया डॉक्टरेट वाला ओनर्स ऑफ शिप, अब जो ये जब इसने बोला कि डॉक्टरेटेड है एविडेंस, तो अब हाँ जी, अब ये प्रूव करेगा कि डॉक्टरेटेड है सारी बातें। एयरलाइंस की टिकट झूठी, चलो माना एयरलाइन से नहीं गए, एयरलाइन में तो थोड़ा सा सब चीजें सामने। ट्रेन से जाते हैं, कौन सी फोटो खिंचती है? ट्रेन से तो पॉसिबल है, बस से तो पॉसिबल है, होटल की बुकिंग करवा दी, सीसीटीवी कैमरा झूठा बन कह देता है कि झूठा है, ए करेगा ना ये बात सिर्फ तो। हाँ जी, अब ए पे आ जाएगा बर्डन दोबारा घूम फिर के। चलो इस बात को इसकी नकारी है, फिर बी कुछ कहेगा, बी के पास आएगा, फिर ए कुछ कहेगा, तो ऐसे शिफ्ट होता रहता है। समझ में आ गई बात? चलो आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं थोड़ा सा बैरेट से, कुछ लिखेंगे भी, इसको लिख लीजिए फिर मैं और आगे कराता हूँ। इसमें हटा दो इसको। तो हम पढ़ते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ सेक्शन, थोड़ा सा लिख लेते हैं, इसमें कुछ बेसिक बातें हैं। सेक्शन 101 से लेकर 111 के तक लेंगे। बर्डन ऑफ प्रूफ, इस सेक्शन में प्रेजम्पशन वर्ड यूज किया है, लेकिन मैं ऐसे लिख रहा हूँ, तो आप चाहे तो इसको 111 तक कर सकते हैं। अब इस बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब क्या है यहाँ पर? डील्स विद हु इज टू लीड एविडेंस, किसको एविडेंस लाने हैं, who has to lead evidence, who to lead evidence, ठीक है, कौन एविडेंस लाएगा और कौन उस बात को सिद्ध करेगा, कौन प्रूव करेगा, प्रूव द केस। इस रूल को
इस रूल को बर्डन ऑफ प्रूफ कहते हैं। यानी मतलब क्या हुआ, बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब हो जाता है ऑब्लिगेशन टू प्रूव अ फैक्ट, इसके ऊपर कर्तव्य बनता है। ऑब्लिगेशन टू प्रूव अ फैक्ट, किसी बात को साबित करने का भार, कर्तव्य जो है वो किस पे है। अगर इसका एक लैटिन मैगजिम भी होता है, उसको बोलते हैं ऑनस प्रोबेंडाई। प्रोबेंडाई किस पे भार है। और मैंने आपको एक बात बताई थी, बर्डन ऑफ प्रूफ के दो मतलब होते हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ के दो मीनिंग है। बर्डन ऑफ प्रूफ के दो मीनिंग कौन से हैं? एज टू मैटर ऑफ लॉ एंड प्लीडिंग, एज टू मैटर ऑफ, ये ऐसे लिख लीजिए आप, मैटर ऑफ लॉ एंड प्लीडिंग, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं एस्टैब्लिशिंग द केस। एस्टैब्लिशिंग, कौन केस साबित करेगा। तो ये जो बात है, ये जो ऊपर लिखी हुई बात है, सेक्शन 101 में लिखी है। और रही बात बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू एड्यूसिंग एविडेंस, कौन एविडेंस लाएगा। एड्यूसिंग एविडेंस जो सेक्शन 102 की बात करता है, या 101, 102। और ये जो है आपका बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो नेवर शिफ्ट। और रही बात एड्यूसिंग एविडेंस, वो शिफ्ट होता रहता है। ठीक है, मैंने भी आपको समझा दिया, बात समझ में आ गई। एड्यूसिंग एविडेंस बार बार शिफ्ट होगा। एग्जाम्पल आप इसका एलिबाई लिख लेना, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये एलिबाई। जब क्राइम हुआ वो कहीं और था, जब वो कहीं और था तो इस बात को सिद्ध करना पड़ेगा वो कहाँ था। उसके बाद वो ये सिद्ध कर देगा कि मैं वहां था, तो दूसरी पार्टी के पर बाहर आ जाएगा ये प्रूव करने का, वो डिसप्रूव कर सकता है उस बात को कि ये डॉक्टरेटेड है या नहीं है। अगर नहीं करेगा तो फिर वो केस हार सकता है। चलो ये मैटर और एड्यूसिंग से पहले क्या लिखा है? एज टू मैटर ऑफ लॉ एंड प्लीडिंग। सिविल केस भी हो सकता है, क्रिमिनल भी हो सकता है ना। और सिविल केस में तो बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज चलता है, प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। और क्रिमिनल केस में क्या चलता है, ये बात भी चलो मैं लिख देता हूँ। क्रिमिनल केस में क्या है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, BRD लिख रहा हूं मैं, ठीक है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। और सिविल केस में बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी या प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी लिख लेना। मतलब इसका तराजू बना के, आप पेपर में बनाना तराजू, ठीक है, फिर पेपर में बना दो, बस ऐसे लिखना। बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, किसके हक में केस थोड़ा ज्यादा फेवर कर रहा है। ओके, अब हम पढ़ लेते हैं सेक्शंस को। सेक्शन 101 क्या कहता है? सेक्शन 101 सिर्फ इतनी सी बात कहता है, बर्डन ऑफ प्रूफ होता क्या है, व्हाट इज बर्डन ऑफ प्रूफ। अब बर्डन ऑफ प्रूफ को आप कैसे लिखेंगे, चलो आप अपनी भाषा में बताइए, बैरक मत देखना। व्हाट डू यू मीन बाय बर्डन ऑफ प्रूफ? क्या मैं बर्डन ऑफ प्रूफ को ऐसे लिख सकता हूँ, जो कोई भी इंसान whoever desire to prove any fact, desire any court to give judgment, desire जो कोई ये चाहता है, अब कोर्ट को बिलीव दिलाना पड़ेगा ना कि भाई इसने मर्डर किया है, तभी तो कोर्ट जजमेंट पास करेगी मेरे फेवर में और साम अक्यूज्ड के अगेंस्ट में। तो मैं ये चाहता हूं, मैं कोर्ट में आया हूं और मैं ये चाहता हूं कि डिजायर एनी कोर्ट, मैं क्या चाहता हूं कि कोर्ट जो है वो जजमेंट दे। जजमेंट दे किसकी? किसी लीगल राइट को लेकर। राइट हो सकता है मेरा अधिकार है, या दूसरे की लायबिलिटी बना साबित करवाना चाहता हूं मैं।
डिपेंड अपॉन द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट, किसी फैक्ट को लेकर मैं चाहता हूँ कोर्ट मेरे फेवर में मेरे अधिकार की बात करे, दूसरे की लायबिलिटी ठहरा दे। जो मैं कह रहा हूँ विच ही एजर्ट मस्ट प्रूव दैट फैक्ट, मुझे क्या बात करनी पड़ेगी कोर्ट में, सिद्ध करनी पड़ेगी, मस्ट प्रूव कि ये चीज है, ठीक है। और जब कोई इंसान कानून द्वारा बाध्य है, व्हेन अ पर्सन इज बाउंड बाय लॉ, कानून के द्वारा बाध्य है, उस बात को सिद्ध करने के लिए एग्जिस्टेंस ऑफ द फैक्ट, बर्डन ऑफ प्रूफ उस इंसान पे होता है, ठीक है। अब एक बार सेक्शन पढ़ लेते हैं। सेक्शन 101 क्या कहता है, पढ़िए। Whoever desire, जो कोई इंसान ये चाहता है किसी कोर्ट को ये विश्वास दिलाने के लिए कि वो उसके फेवर में जजमेंट दे किसी लीगल राइट्स को लेकर या लायबिलिटी को लेकर, डिपेंड ऑन अपॉन द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट विच ही एजर्ट, जो वो कहता है, मस्ट प्रूव, उस बात को वो सिद्ध करे। When a person is bound by law to prove the existence of any fact, जब कोई इंसान किसी चीज को सिद्ध करने के लिए बाध्य है तो ये माना जाएगा बर्डन ऑफ प्रूफ इस इंसान पे होता है। तो ये बेसिकली कहता है बर्डन ऑफ प्रूफ होता क्या है। बर्डन ऑफ प्रूफ वो है जब आप कोर्ट को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि मर्डर एक्यूज ने किया है या जो किराएदार है उसको मेरे को खाली करवाना है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा, मेरे पर होगा, अगर मैं बात कह रहा हूँ। अच्छा एक बात और बताइए, सपोज एक ऑनर है, ए जो है एक ऑनर है प्रॉपर्टी का, ये लैंडलॉर्ड है, मकान मालिक है। इसने ए ने अपना एक मकान जो कि एक्स मकान है वो रेंट पे दे रखा है बी को। बी कौन हो गया, टेनेंट। अब ए जो है मालिक जो है, इसके बेटे की शादी हो रही है। अब बेटे की शादी हो रही है तो उसको घर भी तो चाहिए होगा, है ना, घर चाहिए। अब ये क्या करेगा, कौन सा सूट फाइल करेगा, eviction सूट फॉर एविक्शन डालेगा। सूट फॉर ग्राउंड कौन सा रखेगा, ग्राउंड necessity हाँ जी, necessity कौन सी नेसेसिटी बोलते हैं उसको, हाँ जी, यामिनी क्या वर्ड बोला आपने, बोनाफाइड, बोनाफाइड, ठीक है, बोनाफाइड नेसेसिटी। सेक्शन में बताता हूँ 14 का ई है ये, ठीक है, दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट, डीआरसी का। बोनाफाइड नेसेसिटी के ग्राउंड पे घर खाली करवाना। अब बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है, क्या बर्डन ऑफ प्रूफ, वो क्या साबित करना चाहता है कोर्ट में कि उसको बोनाफाइड नेसेसिटी है किस चीज की, और उसे घर का, घर क्यों, के लिए रीजन क्या है। तो शादी। ये क्या है, उसको बात सिद्ध करनी पड़ेगी ना कोर्ट को कि मेरे बेटे की शादी है, उसके पास कोई और घर नहीं है और वो रहना चाहता है, तो मेरे बेटे को अलग कमरा चाहिए। मेरे को मेरे पास जब कोई बच्चा नहीं था तो मैंने किराए पे मकान दे दिया था, आज मुझे जरूरत है और मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूँ। तो ये सारी बात साबित करने का किस पे भार होगा, ऑनर पे, ठीक है। ये तो हो गया बर्डन ऑफ प्रूफ। ये कौन सा सेक्शन मैंने बात करी, 101 की बात करी मैंने, ठीक है। अभी समझ में आ गया 101। Whoever desire any court to give any judgment as to legal right or liability depend upon the existence of fact which he asserts must prove those facts exist when a person is bound by law to prove the existence of any fact is said। burden of proof इंसान पे हो गया, वो बातें है ना। अगर वो कोर्ट में आके चुपचाप रहेगा तो भैया कोर्ट क्यों डिसीजन देगी। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस इंसान पे है, उस इंसान पे जो कोर्ट को विश्वास दिलाना चाहता है, बाउंड टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस फैक्ट, ठीक है। Is there any doubt in section 101? और क्रिमिनल केस में बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है, जो आरोप लगा रहा है कि इसने मर्डर किया है, इसने रेप किया है, इसने डेकॉइटी करी है, तो उस बात को साबित करे ना वो। तो A desire a court to give a judgment that B shall be punished for the crime which A says B has committed, A must prove that B has committed the crime। A को ये बात सिद्ध करनी पड़ेगी कि उसने क्राइम किया है।
ए चाहता है कि कोर्ट जजमेंट दे, इज एंटाइटल्ड टू सर्टेन लैंड, वो जमीन का हकदार है जो बी के कब्जे में है, बाय द रीजन ऑफ द फैक्ट विच ही एजर्ट्स एंड विच बी मना करता है टू बी ट्रू। ए को बात सिद्ध करनी पड़ेगी उस फैक्ट को कि हाँ मैं इसका मालिक हूं। अब ये बात कहता है बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है। 101 में तो ये बात के बर्डन ऑफ प्रूफ होता क्या है, लेकिन अब 102 ये कहता है ऑन हुम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज, किसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ गिरेगा। अब ये बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है? द बर्डन ऑफ प्रूफ इन अ सूट और प्रोसीडिंग, सिविल केस और क्रिमिनल केस में, लाइज ऑन दैट पर्सन, उस इंसान पे होता है जो फेल हो जाएगा अगर कोई एविडेंस नहीं दिया गया। एक बार सब लोग पढ़िए इस लाइन को। द बर्डन ऑफ प्रूफ इन अ सूट और प्रोसीडिंग लाइज ऑन दैट पर्सन, उस इंसान पे होता है who would fail if no evidence at all were given on either side, अगर कोई एविडेंस नहीं दिया गया दोनों तरफ से तो वो इंसान हार जाएगा। अब मैं इसको आपको पढ़ समझाता हूं, ये है क्या। पहली चीज हमने एक सेक्शन 101 में वो पढ़ा कि जो इंसान बाउंड है कानून के अंदर, वो बाउंड बाय लॉ टू प्रूव, अपने केस को प्रूव करना पड़ेगा उसे अगर अपने फेवर में डिसीजन चाहिए। उसके बाद हमने बात कर रहे हैं बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे लाई करता है, ठीक है, किसके ऊपर होता है। वो फेल हो जाएगा अगर वो कोर्ट में बात साबित नहीं कर पाया तो मैंने आपसे कहा था, अब ध्यान से सुनना, ए ने ये कहा कि बी ने उसके घर में चोरी करी है, तो ए हैज टू प्रूव। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? ए पे बर्डन ऑफ प्रूफ के इसने चोरी करी है। अगर ए इस बात को साबित नहीं कर पाया कि बी में चोरी करी है तो ए का केस जीत जाएगा, बी केस जीतेगा? बी के फेवर में आ जाएगा, बी को छोड़ना पड़ेगा, बेनिफिट ऑफ डाउट। तो बर्डन ऑफ प्रूफ अब किस पे है? ए पर है। अब एक चीज और मैंने आपको बताया था, बर्डन ऑफ प्रूफ के बाद कुछ चीजें शिफ्ट भी होती है। अब बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट कैसे होता है? जैसे ए ने एक आरोप लगाया चोरी का बी के ऊपर कि बी ने चोरी करी है। बी को बाद ये कोर्ट में कहता है कि जिस दिन चोरी हुई वो तो मुंबई में था, जिस दिन चोरी हुई वो तो मुंबई में था। तो अब ये बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आ गया कि मैं मुंबई में था, ये बी पे आ गया, ठीक है, कि मैं मुंबई में था। इसने एविडेंस लगा दिए कोर्ट में, एड्यूस कर दिए कई सारे एविडेंस। ये ले आया कि मुंबई में, ये देखिए मुंबई में तो सीसीटीवी फुटेज है, मेरे जिस होटल में रुका वहां की फुटेज आ रही है। तो ये अपने एविडेंस लेके आएगा। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आ गया? इस पे आ गया। अब ये एक कहता है जनाब ये जो एक काम कीजिए, ये जो अपने सीसीटीवी की जो फुटेज आई है इसकी फॉरेंसिक जांच करा लीजिए। फॉरेंसिक जांच हो जाती है, एफएसएल चला जाता है, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी इसको भेज दिया जाता है, इसकी सीडी वगैरह सीसीटीवी। अब वहां से पता चलता है ये डॉक्टरेटेड है, ठीक है, बोगस है, फर्जी है, टेम्पर्ड है। तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आ जाएगा? ये बात सिद्ध करने के टेम्पर्ड है, डॉक्टरेट है, ये पे आ जाता है। अब ये देखेंगे आप, ये अगर सपोज जब ए ने बात सिद्ध करी कि इसने मर्डर किया है और बी जो है अपनी दोष सिद्ध का ये एविडेंस नहीं दे पाता है कि वो मुंबई में था, तो बी को फिर सजा मिल जाएगी। और लेकिन अगर बी ने, ध्यान से सुनना, अगर बी ये बात कोर्ट में साबित कर देता है कि जिस दिन चोरी हुई वो मुंबई में था, और इस बात को डिसप्रूव ये नहीं कर पाता ए, यानी ये एविडेंस नहीं दे पा रहा ना, इज नॉट एबल टू गिव एविडेंस टू डिसप्रूव इट, तो फेवर में किसके चला जाएगा डिसीजन? बी के। बात समझ में आ रही है? हाँ जी। तो अब इसको आप पढ़िए। The burden of proof in a suit or proceeding lies on that person who would fail if no evidence at all or were given on either side. किसी भी साइड से अगर एविडेंस नहीं दिया जाएगा तो जो एविडेंस के अभाव में चीज होगी उसके फेवर में चली जाती है। तो यानी बर्डन ऑफ प्रूफ इंसान पे होता है, शिफ्ट होता रहता है कई बार। तो A sued B for a land of which B is in possession and which as A asserts, as which
एसेट वाज लेफ्ट टू ए बाय द विल ऑफ सी, वो कहता है कि ये तो मुझे वसीयत के द्वारा मिली है। ए ने मुकदमा करा है बी पर जमीन के लिए जो बी के कब्जे में है, बी के कब्जे में है, और विच ए कहता है ये जो जमीन है मुझे मिली है जो सी ने अपनी वसीयत में मेरे नाम करके गया है। तो बी का जो फादर है वो, ठीक है, बी का कोई फादर है वो सी के नाम ए के नाम पर कर गया प्रॉपर्टी, जबकि बी कब्जे में है। इफ नो एविडेंस वर गिवन ऑन ईदर साइड बी वुड बी एंटाइटल्ड टू रिटेन पोजेशन। एक बात बताइए, आपने एक बात सुनी होगी, पोजेशन इज ए 9 पॉइंट ऑफ ऑनरशिप। सुनिए बात, देखो ये डिस्प्यूट क्या है, ये इलस्ट्रेशन क्या कहती है, बड़ी अच्छी इलस्ट्रेशन है। एक ए है वो कहता है कि जो एक जमीन है जिसमें बी के कब्जे में जो जमीन है वो ए को सी जो है अपनी विल के अंदर मेरे नाम पर करके गया है, और सी जो कौन था वो बी का फादर है, बी का फादर है और बी पोजीशन में है, उसी प्रॉपर्टी के पोजीशन में बी है। पहली चीज एक बात समझ लेना, पोजीशन इज अ 9 पॉइंट ऑफ ओनरशिप। जो कब्जे में होता है वो कहीं ना कहीं ऑनर ही नहीं लगता है। आप में से कितने लोग जब किसी के घर पे जाते हैं तो पूछते हैं भाई किराए का मकान है या तुम्हारा ही है? हर इंसान यही सोचता है ये उसी का मकान होगा, अगर आप उसको ज्यादा फेमिलियर नहीं है, नहीं जानते तो जो इंसान कब्जे में है उसको हम ऑनर ही मान लेते। तो ऐसे सिचुएशन में हमने उसको ऑनर समझ रखा है, प्रेजम्पशन लेके चल रहे हैं। बट ए कहता है कि नहीं, जो सी ने वसीयत यानी उसका फादर एक विल बना के गया था जिसमें वो मेरे नाम प्रॉपर्टी करके गया है। अब बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा? इफ नो एविडेंस वर गिवन ऑन ईदर साइड, अगर किसी भी जगह से कोई एविडेंस नहीं दिया जाएगा, ऑफ कोर्स कोर्ट में कौन जाएगा? ए जाएगा ना, ए जाएगा पहले तो कि भाई मेरे को प्रॉपर्टी दिलवाई जाए, बी के कब्जे में है, तो ए कोर्ट में जाएगा। अगर ए एविडेंस ही नहीं ले पाएगा तो सिविल मामले में बी वुड बी एंटाइटल्ड टू रिटेन हिज पोजीशन, तो बी कब्जे में ही रहेगा। देखो द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन ए पे है बर्डन ऑफ प्रूफ नाउ। अब बी क्या कहता है? ए सूज बी फॉर द मनी ड्यू ऑन द बॉन्ड। ए ने मुकदमा करा है कि उसको कुछ बकाया, एक बॉन्ड उनके बीच में साइन हुआ था जिसमें बकाया देना है, बी को ए को देना है। द एग्जीक्यूशन ऑफ द बॉन्ड इज एडमिटेड। ये बात तो सिद्ध हो गई कि हाँ इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना है, ये एडमिट भी कर लिया किसने? बी ने। बट बी से दैट इट वाज ऑब्टेन बाय फ्रॉड। बी ये कहता है कि लेकिन ये एक फ्रॉड के द्वारा बनाया गया था जो ए बना करता है। अब यहाँ पे बी क्या कह रहा है? आप लोग बताइए बी क्या कह रहा है यहाँ पे? हाँ जी, आई होप एवरीवन इज लिसनिंग। Yes, sir. Yes, sir. सीमा, यामिनी, कृतिका, Yes, sir. मुझे आप बताइए बी क्या कह रहा है? बी सर बी बोल रहे हैं कि बॉन्ड जो है वो फ्रॉड के थ्रू बनाया गया था, मतलब कोई बॉन्ड ही नहीं ऐसा बना था। उसने ये बात डिनाई कर उसने ये बात तो करी है कि हाँ बॉन्ड मैंने बनाया है, मेरे को जो लिखा है एक बॉन्ड जो बना है वो है तो सही, एडमिट कर ली उसने बात, लेकिन उसने कहा ये फ्रॉड के द्वारा हुआ है। ये जो फ्रॉड हुआ है, फ्रॉड करके भी तो चीज हो जाती है, आप साइन कर देते हैं डॉक्यूमेंट पे। आपने मूवी तो देखी होगी, एक डॉक्यूमेंट के नीचे दूसरा डॉक्यूमेंट लगा देते हैं और आप जल्दबाजी में साइन करते चले जाते हैं, तो फ्रॉड हो गया ना आपके साथ। मैं इसमें ये बता रहा था आपको, ए ने बी पे मुकदमा करा है कि उसने कुछ पैसा बकाया है उसका और एक बॉन्ड बना था ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में एक बॉन्ड बना था और बी इस बात को एडमिट करता है कि ए और बी के बीच में एक बॉन्ड बना, इसने इस बात को एडमिट कर लिया, यानी डॉक्यूमेंट को एडमिट कर लिया है। बट बी ये कहता है कि जो डॉक्यूमेंट बना था वो फ्रॉड किया गया था उसके साथ, बी के साथ, और ए मना करता है इस बात को, तो कोई फ्रॉड नहीं हुआ। पहली बात आपको पता है, अगर एक डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट अगर बन जाता है तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की वैल्यू ज्यादा है, बट ऑफ कोर्स इस बात का एविडेंस दिया जा सकता है कि ये फ्रॉड हुआ है। ये बात तो समझ में आ रहा है? कहाँ पढ़ा हमने? 92 में ही पढ़ा है ना, इस बात का एविडेंस दिया जा सकता है कि भाई ये फ्रॉड डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट इटसेल्फ फ्रॉड। तो अगर कोई एविडेंस नहीं दिया गया दोनों साइड से, ए जीत जाएगा केस, एज द बॉन्ड इज नॉट डिस्प्यूटेड। हाँ जी, तो इसी सेक्शन में यही जो लाइन लिखी हुई है, अगर दोनों साइड से कहीं से भी अगर एविडेंस नहीं गया तो वो कह रहे हैं कि ए
would succeed, लेकिन नीचे दूसरी लाइन में लिखा है therefore the burden of proof is on B. तो क्यों? हाँ, बर्डन ऑफ प्रूफ इस बात को कह रहा है ना कि वो ए इस बात को सिद्ध करे कि ये फ्रॉड के द्वारा हुआ है, बी इस बात को तो सिद्ध करेगा ना। अगर नहीं हुआ, किसी तरफ से एविडेंस नहीं हुआ, क्योंकि ए तो इस बात को लेके ए कोर्ट में क्या लेके आया है, ए कोर्ट में बॉन्ड लेके आया है ना। बॉन्ड तो अपने आप में लिखित में होता है, तो बॉन्ड के हिसाब से बॉन्ड अपने आप में एक प्रीमा फेसी एविडेंस हो गया। जब मैं कोर्ट में एक मैं अगर कोर्ट में किसी डॉक्यूमेंट को लेके आ रहा हूँ या मैं कोर्ट में किसी दावे को लेके आ रहा हूँ, तो कोर्ट मेरी बात तो सुनेगा ना मैं क्यों आ रहा हूँ। लेकिन बर्डन ऑफ प्रूफ दूसरी पार्टी पे भी तो है, अगर जो चीज मैं कह रहा हूँ उसको डिसप्रूव करे तो ए इस बात को तो सिद्ध करेगा ना कि बर्डन ऑफ प्रूफ बी पे है कि बी इस बात को कहे कि ये फ्रॉड था, ये जो डॉक्यूमेंट ही फ्रॉड है। 92 में भी तो हमने पढ़ा कि डॉक्यूमेंट बी ये कह सकता है कि डॉक्यूमेंट इटसेल्फ अ फ्रॉड। अगर वो इस बात को सिद्ध नहीं कर पाया तो केस तो ए के फेवर में चला जाएगा, क्योंकि ए के पास तो बॉन्ड है। तो इधर साइड का मतलब क्या रहा फिर, मतलब यहाँ पे इधर साइड का मतलब शिफ्ट होता रहता है वो बार बार। तो यहाँ पे इफ नो एविडेंस गिवन ऑन ईदर साइड, तो यहाँ पर जो एविडेंस की बात कर रहे हैं वो फ्रॉड को प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं या फिर देखो पहले एविडेंस यहाँ पर क्या है, देखो पहले तो सबसे पहले एविडेंस किसने लगाया, कोई इंसान को कोर्ट में आएगा, कल को मैं कोर्ट में चला जाऊं, मैं एक प्लेंट बना दूं कि ताजमहल जो है मेरा ताजमहल है, तो कोर्ट मान लेगा? कुछ तो डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ेंगे ना मुझे कोर्ट में कि ताजमहल मेरा है या मैं इसका वंशज हूँ। कुछ डॉक्यूमेंट तो लेके जाऊंगा कोर्ट में, ओरिजिनल हो, फोटोकॉपी हो। तो सबसे पहले तो मैं कोर्ट में गया, फिर कोर्ट में मैं जिसके खिलाफ केस कर रहा हूँ पार्टी उसको बुलाएगी कोर्ट उसको नोटिस इशू करेगी। कोर्ट इस बात से कन्विंस है कि मेरे पास डॉक्यूमेंट है, ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हाँ जिसके बिहाफ पे कोर्ट सामने वाली पार्टी को नोटिस भेज सकती है। तो कोर्ट ने सामने वाली पार्टी को नोटिस भेज दिया। नाउ तो सामने वाली पार्टी को ये डिस्प्रूव करना पड़ेगा कि जो डॉक्यूमेंट है या तो फॉर्ज्ड है या झूठा है। अगर वो फेल हो जाती है तो मेरे पास अगर तो डॉक्यूमेंट है तो कोर्ट उसके बिहाफ पे भी तो जजमेंट दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ईदर पार्टी का मतलब क्या है, ये बार बार शिफ्ट होता है। अभी देखो बी ये कह रहा है कि डॉक्यूमेंट जो है, बी से इट वाज ऑब्टेन बाय फ्रॉड। अगर बी इस बात को सिद्ध नहीं कर पाता है क्योंकि मेरे पास तो एक डॉक्यूमेंट तो है, बी के पास तो कुछ भी नहीं है, तो डॉक्यूमेंट के आधार पर दे देगा कोर्ट जजमेंट। अब जैसे इससे ऊपर वाली इलस्ट्रेशन में एक बहुत अच्छी बात लिखी थी, जैसे बी के पास अगर कब्जा है, जिसके पास कब्जा होता है तो कोर्ट उसको खाली थोड़ी ना करवा ले। अगर ये ए जो है इस बात को सिद्ध नहीं कर पाया कि उसको वसीयत के द्वारा उसको ऑनर बना दिया गया है, तो जिसके पास जो पोजीशन है वो तो अनडिस्प्यूटेड चल रहा था, वो तो उस प्रॉपर्टी पे था ही, तो कोर्ट उसको थोड़ी ना बाहर निकालेगा। अगर जब तक ए ये बात सिद्ध ना कर दे कि मेरे को ये प्रॉपर्टी जो है वसीयत के जरिए मिली है। तो सर ये जो फैक्ट जो है, फैक्ट एंड इश्यू जो है, जैसे सेकंड एग्जांपल ले, फ्रॉड, बी ने बोला कि फ्रॉड मतलब जो बॉन्ड है एग्जीक्यूट हुआ उसको तो वो एडमिट कर रहा है, बट ऑब्टेन बाय द फ्रॉड, तो वो फ्रॉड को प्रूव करने के लिए ए भी ये कह सकता है कि वो मतलब एविडेंस ला सकता है कि फ्रॉड नहीं है, और बी भी ला सकता है कि फ्रॉड है। अब देखो कंट्रोवर्सी किस बात पे आ गई, क्योंकि बी तो ऑलरेडी इस बात को एडमिट कर चुका है कि डॉक्यूमेंट बना, तो डॉक्यूमेंट को तो सिद्ध करने की जरूरत है ही नहीं, बिकॉज एडमिटेड फैक्ट नॉट नीड टू बी प्रूफ, सेक्शन 59। यस सर, जो बात सिद्ध हो ही चुकी है, ये डॉक्यूमेंट बना, हाँ बिल्कुल बना, ए और बी के बीच में इस बात को सिद्ध नहीं करनी, इस बात का एविडेंस भी नहीं देना। लेकिन बी अब इस बात का एविडेंस देगा कि जो डॉक्यूमेंट है वो फ्रॉड हुआ है। ठीक है, अगर बी एविडेंस नहीं देता है, ध्यान से सुनना, बी एविडेंस नहीं देता तो केस किसके फेवर में जा रहा है? अब लेकिन बी एविडेंस दे देता है, सपोज कि फ्रॉड हुआ है, एविडेंस को ले आता है, तो ए भी तो एविडेंस देगा कुछ और। अब दोबारा उस बात को खारिज करने के लिए बी के द्वारा एविडेंस जो लाए गए होंगे उसको भी तो ए खारिज करेगा। अब ए एविडेंस देगा इस बात का कि जो बी जो कह रहा है वो सब झूठ है, अब बी एविडेंस देगा। तो ये जो 102 में हमने बात करी, शिफ्टिंग की भी बात की, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ना बार बार शिफ्ट भी होता है, जिसको हम ऑनर्स ऑफ प्रूफ कहते हैं।
अगर ये एविडेंस नहीं दे पाएंगे तो फेवर किसके फेवर में अल्टीमेटली केस रहेगा? ए के फेवर में ही रहेगा। या जो पार्टी अपना एविडेंस ला देगी उसके फेवर में केस चला जाएगा, क्योंकि अगर जो नहीं ला पाएगी वो फेल हो जाएगा। यानी इधर साइड लिखने से यहाँ पे ये मतलब है कि ये ऐसा नहीं है कि एक इंसान के पास ही जाएगा, बस यहाँ पे बी ही एविडेंस दे सकता है इस बात का। बाद में अगर सपोज बी ने बात सिद्ध कर कोर्ट में एविडेंस ले आया कि ये फ्रॉड नहीं था, तो ये फ्रॉड था, तो ए दोबारा से इस बात का भी एविडेंस दे सकता है ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड नहीं था। तो सर बी के इस एविडेंस को लाने का कि वो फ्रॉड है, ये जरूरी है कि मतलब पहले बी फ्रॉड को मतलब प्रूव करने के लिए एविडेंस लाए? ऐसा हो सकता है कि बी सिर्फ ये कहते कि ऑब्टेन बाय फ्रॉड है, तो ए ही एविडेंस लेकर के आए कि नहीं फ्रॉड नहीं है। ए पे तो इतना बढ़िया डॉक्यूमेंट है, इट इज इजी टू प्रूव पॉजिटिव थिंग। एक बात है ना, जो चीज मेरे पास डॉक्यूमेंट है उस बात को आसानी से सिद्ध कर सकता है। मैं कैसे ए के पास तो डॉक्यूमेंट है ना अपने आप में कि बी और ए के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, यानी उसको पैसा देना था। अब ये तो बात बी कह रहा है ना, बर्डन ऑफ प्रूफ बी पे आ गया कि फ्रॉड है, ठीक है, तो बी को ऐसे तो करना पड़ेगा कोर्ट में कि फ्रॉड है। अब बी क्या करेगा? एविडेंस लेके आएगा, ओरल लाइक लेके आए, कुछ भी लेके आए, वो लेके आया कि ये फ्रॉड है, देखिए, ठीक है। अब लेकिन इस बात से ए सहमत नहीं है, क्या ए मान लेगा जो भी बी एविडेंस लाएगा? बी कुछ भी एविडेंस लाएगा तो ए बिगर सुने समझ ले मान लेगा क्या? ए के पास भी तो है उस बात को खारिज कर सके। तो अब ए डॉक्यूमेंट्स लेके आएगा, ए कुछ अपनी बात कहेगा। अब ये बात ये भी तो सिद्ध कर सकता है कि पैसा बकाया क्यों है, इसने मेरे साथ ट्रांजेक्शन करी थी इसलिए मेरे को पैसा लेना है इससे। इस बात को भी तो सिद्ध कर सकता है ये बाद में। ए अपने एविडेंस लेके आएगा, अगर नहीं आए किसी भी साइड से डॉक्यूमेंट या एविडेंस नहीं आए तो ए के फेवर में रहेगा, क्योंकि उसके पास एक डॉक्यूमेंट ऐसा है जो अपने आप में लिखित में है, बॉन्ड है, ठीक है। केस लिख लीजिए आप जल्दी से। हम केस लिख रहे थे नर्मदा देवी गुप्ता वर्सेस वीरेंद्र कुमार जायसवाल का 2003। एविक्शन की जब बात करते हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ एविक्शन, किराएदार को निकालने का जो बर्डन होता है एविक्शन के केस में, सूट फॉर एविक्शन, बर्डन ऑफ प्रूफ जो होगा वो लैंडलॉर्ड पे होगा, ठीक है। लैंडलॉर्ड हैज टू प्रूव कि जो उसका केस है, ठीक है। केस लिख लीजिए आप जल्दी से। हम केस लिख रहे थे नर्मदा देवी गुप्ता वर्सेस वीरेंद्र कुमार जायसवाल का 2003। एविक्शन की जब बात करते हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ एविक्शन, किराएदार को निकालने का जो बर्डन होता है एविक्शन के केस में, सूट फॉर एविक्शन, बर्डन ऑफ प्रूफ जो होगा वो किस पे होगा? वो लैंडलॉर्ड पे होगा, ठीक है। लैंडलॉर्ड हैज टू प्रूव कि जो उसका केस है वो जेन्युइन है, ठीक है, जेन्युइन इन नीड ऑफ अकोमोडेशन। लिख लीजिए जल्दी से। बेसिकली केस है जिसमें कहा गया था कि जो एविक्शन का सूट फाइल करता है और वो एविक्शन का सूट उस ग्राउंड पे फाइल करा ऑन द ग्राउंड ऑफ बोनाफाइड नेसेसिटी जी, तो लैंडलॉर्ड हैज टू प्रूव इट। बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे होगा कि ये जो मैंने केस फाइल किया है ये जेन्युइननेस इन द नीड ऑफ एकोमोडेशन के लिए किया है। तो इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ लैंडलॉर्ड पर रहेगा उसका। हाँ, इस मकान मालिक पे रहेगा ना सर। मकान तो उसी का ही है सर। हाँ जी, मकान तो उसी का ही है सर। हाँ, तो तब भी प्रूव करना पड़ेगा ना बोनाफाइड नेसेसिटी। देखो ऐसा होता है कई बार ना, आपने अपने किराएदार बसाए लेकिन आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है जी, आप बहुत सारी प्रॉपर्टी, दिल्ली में ही प्रॉपर्टी है और आपका एक मकान मालिक है, टेनेंट है, वो आपके किसी मकान में रह रहा है। यहाँ पर आपके पास साकेत में प्रॉपर्टी है, शास्त्री नगर में है, गाजियाबाद में है, और भी जगह है, और एक आपका किराए का मकान है। अब आपके लड़के की शादी होने वाली हो, यहाँ पे भी तो रह सकता है ना जी, यहाँ भी रह सकता है, यहाँ भी रह सकता है। आपके पास तो कई सारे मकान है, तो कोई कोर्ट ना कभी भी नेगेटिव ऑर्डर इस तरीके का नहीं देती कि भाई किराएदार को बाहर निकालो, ठीक है। अगर आपके पास अकोमोडेशन नहीं है, बोनाफाइड नेसेसिटी प्रूव करनी पड़ती है। तो सर अगर वो टेनेंट अगर जबरदस्ती रह रहा है सर कब्जा करके,
फिर आपको कोई और ग्राउंड लेना पड़ेगा। बोनाफाइड नेसेसिटी में मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट किसी को खाली नहीं करवाती। कोर्ट ऐसा ऑर्डर एडवर्स नहीं पास करती। आपको एक प्रूफ करना पड़ेगा फिर कि ये रेंट नहीं दे रहा, या जो टर्म्स एंड कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एग्रीमेंट जो था उसको वायलेट करता है, घर में अननेसेसरी अल्टरेशन कर रहा है, दीवारों को तोड़ रहा है, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है, ये सब कुछ और ग्राउंड देखना पड़ेगा। सब वो उसका एक और वर्ड है ना, सब मतलब दोबारा से उसको सब टेनेंसी सब टेनेंसी भी कर रहे तो वो भी एक ग्राउंड हो जाता है। और किराएदार को रख लिया अगर मेरी कंडीशन के, क्योंकि देखो आपके पास तो कई सारे मकान है ना, तो एक अगर मकान आपने किराएदार को दे रखा, वो किराया आपको टाइम पे दे रहा है, तो व्हाट्स रॉन्ग इन इट? तो कोर्ट फेवर करता है इस चीज को। सीपी में सारी किराएदार की किराए की दुकानें हैं, वो इतने बड़े बड़े शोरूम है, किराएदार आज तक नहीं निकल पा रहे पुराने किराएदार, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं राइट टू लिवलीहुड भी हो जाता है ना, आजीविका कमा रहे हैं। आप किसी को रोड पे ले आओगे तो कोर्ट मना करता है ना इन चीजों को, अगेंस्ट दी पब्लिक पॉलिसी हो जाती है चीजें। तो आपका मकान है तब भी आपको सिद्ध करना पड़ेगा मुझे जरूरत है। ठीक है श्रवण जी सर। हाँ बोलिए, कुछ कह रहे हैं आप? रेंट कंट्रोल में पढ़ते हैं ना ये सारा चीजें, कैसे पढ़ा होगा ना दिल्ली रेंट कंट्रोल, उसमें ये भी है कि भाई आपकी है दिल्ली का दिल्ली रेंट कंट्रोल है, राजस्थान का राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट है, और इसमें अलग अलग प्रोविजन भी बने हुए हैं, अथॉरिटीज हैं। दिल्ली में रेंट कंट्रोलर होता है, जज का डेजिग्नेशन भी रेंट कंट्रोलर है, आरसी बोलते हैं, ठीक है। और सारे केस तो मैक्सिमम सिविल केस रेंट के होते हैं, प्रॉपर्टी के तो मैटर है सिविल के। चलो एक चीज और लिखते हैं आगे। बर्डन ऑफ प्रूफ जो होगा ना रेप केसेस में, बर्डन ऑफ प्रूफ इन रेप केसेस, रेप के मामलों, टू प्रूव द कंसेंट, टू प्रूव कंसेंट कि ये जो एक्ट है कंसेंटेड है, ये कंसेंट के साथ हुआ है, किस पे होगा? लॉजिक लगा के बताइए जल्दी से। बर्डन ऑफ प्रूफ के रेप के मामले में कि जो रेप हुआ है वो कंसेंट से हुआ है, किस पे होगा? एक्यूज्ड पे होता है, क्योंकि लॉ तो ये प्रेज्यूम करती है ना, शैल नॉट द कोर्ट क्या शैल प्रेज्यूम के विदाउट कंसेंट हुआ होगा, है ना? कौन सा सेक्शन है? 53A। 53A। ये तो करेक्टर की बात थोड़ी ना कर रहे हैं हम। सोचिए सोचिए, दिमाग लगाइए थोड़ा और। यामिनी थोड़ा और सोचिए, आसपास चलिए। 59 कहां से आ गया? अरे 114 पढ़े हैं। अच्छा ठीक है, हाँ। जैसे कोर्ट में प्रिज्यूम 114 का ये presumption as to absence of consent in certain presumption of rape, ठीक है, prosecution of rape, ठीक है। तो यहाँ पर एब्सेंस होते, लेकिन कोर्ट को बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज्ड पे हो जाता है, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ भी बार बार चेंज हो रहा है। कई बार रेप वाले मामलों में, जैसे कृतिका ने बहुत अच्छा बोला था जब मैंने सबसे पहले पूछा था कि कुछ ऐसे मामले होते हैं जो बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज्ड पे आ जाता है, कंसेंट के, उसने कंसेंटेड एक्ट था तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे आ गया। केस का नाम भी लिख लेते हैं, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस श्रीकांत शेखरी। केस का नाम लिख लेंगे, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस श्रीकांत शेखरी, 2004 का केस है, ठीक है। अब एक केस और लिख लेते हैं जल्दी से। एक केस था दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1983 का बहुत पुराना केस था। अब एक बात बताओ, अगर कुछ चीज बहुत ज्यादा क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, रिकॉर्ड पे आ चुकी है,
तो बर्डन ऑफ प्रूफ रिलेवेंट होता है क्या? इफ एवरीथिंग इज क्लियर, तो आप इसमें लिख सकते हैं इफ एवरीथिंग इज क्लियर द बर्डन ऑफ प्रूफ इज इररिलेवेंट। अब वो किस तरीके से एग्जाम्पल, जैसे अब कुछ ऑन रिकॉर्ड पे है, ऑन रिकॉर्ड का मतलब क्या हो? और जैसे सपोज कीजिए अपने आप पे प्रेमे फंसा ये एविडेंस है, इस बात को तो नजर आ जाएगा ना कि हाँ भाई इस इंसान ने किसी को पैसा पे किया। अब कुछ पे किया है तो कम से कम ये बात साफ साफ नजर आए ना, यू हैव पेड समथिंग। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो गई, बैंक ट्रांजैक्शन हो गई, अगर आपके पास एक चेक है, अगर आपके पास किसी ने आपके फेवर में चेक बना रखा है, तो किसी ने फेवर में आपके फेवर में चेक बना रखा है तो बहुत ज्यादा सिद्ध करने की जरूरत नहीं होगी इसमें, तो बहुत इजी केस हो जाता है वहां पर। तो उस मामले में उसको पे ही करना पड़ेगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्प्रूव इट। इस बात को डिस्प्रूव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आपके फेवर में चेक क्यों बना। तो आपने अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे तो चेक जो होता है जिसके फेवर में वो प्रेमे फेसाई एविडेंस बन जाता है अपने आप में। ठीक है, जैसे अगर सीसीटीवी कैमरे में अगर कुछ चीज रिकॉर्ड होती है, अगर वो डॉक्टरेटेड नहीं है तो वो अपने आप में कितना क्लियर एविडेंस हो जाता है। वॉइस रिकॉर्डेड है, अगर वो डॉक्टरेटेड नहीं है, टेम्पर्ड नहीं है, तो क्लियर एविडेंस हो जाएगा। एक केस और लिख लेते हैं जल्दी से शॉर्ट में, नीलकंठन वर्सेस मल्लिका बेगम। बहुत ज्यादा लीडिंग केस नहीं है ये। नीलकंठन मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। ये हमने हाँ यस सर आ रही है। हाँ बोलते रहिए अग्रे, जिसे पता रहे। अच्छा, नीलकंठन मल्लिका बेगम रिस्पॉन्ड करते रहे। इसमें भी ये कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ, जैसे झुग्गी झोपड़ियां जब बनी होती है उनके कुछ अलग लॉज होते, तो झुग्गियों को भी हटाना है तो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। तो स्लम एरिया में ये बर्डन ऑफ प्रूफ भी उस इंसान पे होगा कि वो उसको एविक्ट नहीं किया जा सकता। टू गेट द प्रोटेक्शन फ्रॉम एविक्शन, टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम एविक्शन, कि उसे हटाया नहीं जा सकता बिकॉज ही रिसाइडिंग इन द स्लम एरिया। एज पर सेक्शन 1971 बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ दैट पर्सन उस इंसान पे होगा जो स्लम एरिया में रह रहा है। ठीक है, जैसे इस केस में टेनेंट पे है, ये किराएदार पे है कि इसको हटाया नहीं जा सकता अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड के खिलाफ। अगर the burden on the tenant that he has to prove he residing in a slum area and therefore he cannot be evicted, नया नहीं इसको निकाला नहीं जा सकता इतने आसानी से, तो बर्डन ऑफ प्रूफ इस इंसान पे होगा। ठीक है सर, बर्डन ऑफ प्रूफ इस चीज का कि वो जो टेनेंट है वो स्लम एरिया में रह रहा है, क्यों नहीं निकाला जाना चाहिए? उसके कुछ है ना राइट्स हैं, इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर कुछ राइट्स है। टेनेंट को इतनी आसानी से नहीं निकाला जाता। स्लम एरिया से निकाला जाएगा तो उसको सेम टाइप की प्रॉपर्टी कहीं और प्रोवाइड करानी पड़ती है। जैसे झुग्गी वाले होते हैं ना, झुग्गी झोपड़ी में जो रहते हैं, अगर गवर्नमेंट भी 12 गज के प्लॉट है, 12
गज के मकान है, 12.5 गज के, कई जगह 25 गज के दिए थे, तो उनके कुछ राइट्स की बात है। अगर, क्योंकि टेनेंट को ये प्रूव करना पड़ेगा कि आई वाज इन द पोजीशन फ्रॉम द लास्ट मेनी इयर्स एंड आई एम स्टेइंग इन द स्लम एरिया एंड देयरफॉर आई शुड नॉट बी एविक्टेड इजीली। हाँ तो सर वही कि आप कुछ बोल रहे थे श्रवण, आप भी? सर मैं यही पूछ रहा था कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, टेनेंट के ऊपर है कि उसको ये प्रूव करना होगा कि वो स्लम एरिया में रहता है? हाँ, अगर उसे हटाया जा रहा है ना, उसे हटाया जा रहा है तो उसे ये प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ मैं स्लम एरिया में रहता हूँ, मुझे इतनी आसानी से नहीं हटाया जा सकता। बर्डन ऑफ प्रूफ को आप ऐसे समझो, जिसको बात कोर्ट में सिद्ध करनी है तो उसके ऊपर होता है, ठीक है? जिसके चोट लगी है वही तो चिल्लाएगा, ठीक है? क्या नाम है, यामिनी आप कुछ पूछ रहे थे? सर ये मैं वही पूछी थी, जैसे शो कॉज नोटिस होता है उसी की तरह की बर्डन ऑफ प्रूफ इस पर है कि इसे ये प्रूव करना पड़ेगा कि व्हाई ही शुड नॉट बी एविक्टेड फ्रॉम दिस। बिल्कुल ठीक है। देखो शो कॉज नोटिस भी होते हैं ना, कारण बताओ कि तुम्हें क्यों ना हटाया हाँ जाए, सर उसी की तरह ना। तो उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ भी उस इंसान पे आया था जिसके अगेंस्ट शो कॉज नोटिस इशू हुआ है, ठीक है? अगर इसको लैंडलॉर्ड को हटा दें तो कोई इससे काम थोड़ी ना चल रहा, हटा भी तो उसको, हमें वो लिखना है, इसका कंक्लूजन लिखना है कि अगर कोई इंसान स्लम एरिया में रहता है, ही शुड नॉट बी एविक्टेड इजीली without following the proper procedure. The burden of proof that he residing in a slum area, it would be on the teenage. इतना लिख दो बस, काम खत्म हो जाएगा। कई बार हर चीज के फैक्ट जानने जरूरी नहीं होते, क्रक्स लिखना होता है, ठीक है? हाँ, शो कॉज नोटिस होता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ इस इंसान पे होता है कि तुम्हारे खिलाफ ये प्रोसीडिंग क्यों ना इनिशिएट की जाए। यस सर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, 103 पढ़ते हैं। 103 क्या कहता है? 103 है किसी पर्टिकुलर फैक्ट को लेकर, देखो 103 है बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पर्टिकुलर फैक्ट। The burden of proof as to any particular fact lies on that person who wishes the court to believe it in existence. अब अगर कोई चीज बात किसी के नॉलेज में है, कोई फैक्ट किसी को पता है और वो चाहता है कि कोर्ट उस बात पे बिलीव करे, unless it is provided by any law that the proof of the fact shall lie on any particular person. अगर कानून में साफ साफ नहीं लिखा ये कौन प्रूव करेगा, तो वो इंसान उस चीज को प्रूव करेगा जिसके पास वो पर्टिकुलर फैक्ट की नॉलेज है और वो कोर्ट को विश्वास दिलाना चाहता है। ए ने केस किया है चोरी के लिए बी पे, और वो चाहता है कोर्ट उस बात पे विश्वास करे that B admitted the theft to C, A must prove admission. और वो ये चाहता है कि कोर्ट इस बात पे बिलीव करे that B इस बात को एडमिट कर चुका है C के सामने कि उसने ही चोरी करी है, तो A must have to prove the admission. B wishes the court to believe that at the time in question he was elsewhere. अच्छा, क्वेश्चन यहाँ से क्या आता है? अब आपने ये देखा होगा क्वेश्चन आएगा एक बार अराइज होगा यहाँ पर कि एलिबी का कि पर्टिकुलर फैक्ट, अब कुछ चीजें होती है वो इस इंसान की नॉलेज में होता है, जैसे कोई चीज मेरी ही नॉलेज में है तो मैं ही तो बता सकता हूँ ना उस बात को कि जब क्राइम हुआ तो मैं कहाँ था। इस बात को सिद्ध करना, इस फैक्ट को बी चाहता है कि कोर्ट को ये विश्वास दिलाना एट द टाइम इन क्वेश्चन, जब कोई क्राइम हुआ या कोई विवादित मुद्दा उठा कि जब वो चीज हुई वो कहीं और था, तो ही हैज टू प्रूव इट, क्योंकि वो पर्टिकुलर फैक्ट तो उस इंसान की नॉलेज में है। सिमिलर टाइप का सेक्शन 106 भी हम पर्टिकुलर साफ साफ लिखा है विद इन द नॉलेज। ये बात फैक्ट की बात करता है, किसी फैक्ट को साबित करने की, और 106 में पर्टिकुलर नॉलेज की बात कर रहा है। जैसे कोई टिकट मेरे पास है, ठीक है, एक बार 106 भी मैं बता देता हूँ यहीं पे। 106 कहता है बर्डन ऑफ प्रूफ इनफैक्ट स्पेशली विद इन दिस नॉलेज, जो उसकी ही नॉलेज में है, जैसे एक्यूज के व्हेन इन फैक्ट इज स्पेशली विद इन द knowledge of any person, the burden of proving fact is upon him.
विद सम इंटेंशन, किस इरादे से वो करता है, अदर देन दैट विद कैरेक्टर और सर्कमस्टेंस एक्ट सजेस्ट द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट इंटेंशन इज एन अपॉन हिम, कि उसने उस चीज को किस इरादे से किया। मुझे तो नहीं पता आपके माइंड में क्या चल रहा है, मुझे तो नहीं पता कि आप जब क्राइम, जिस बात का मैं एलिगेशन आपके ऊपर लगा रहा हूं, आप कहाँ थे। तो इट्स ओनली यू कैन प्रूव इट, यू ओनली, सिर्फ आप ही उस बात की गवाही दे सकते हैं जो आपकी नॉलेज में है। और जैसे इसमें सिंपल सा एग्जांपल लिखा, एज चार्ज विद द ट्रैवलिंग ऑन रेलवे विदाउट टिकट, ए के ऊपर ये मुकदमा चला है कि बिगर ट्रेन में विदाउट टिकट ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है। अब मैं तो ये मान के चलूंगा कि जब मैं चेक करने आ रहा हूँ मैं आपसे टिकट मांगूंगा, अब आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ही हैड अ टिकट, कि उसके पास टिकट है। ठीक है, टिकट की नॉलेज तो आपको ये कि आपके पास टिकट है या नहीं है। तो 103 में सिंपली फैक्ट की बात कर रहा है, किसी फैक्ट को साबित करने के लिए जो उस इंसान को कोर्ट में विश्वास दिलाना चाहता है, he has to prove a particular thing, particular fact। ठीक है, और बल्कि 106 में नॉलेज की बात कर रहा है। भाई इतना सा डिफरेंस है तो यूज इनका सेम ही, जबकि 103 में हम क्वेश्चन अगर एली बाय को लेके आता है तो 103 आंसर लगाना आप, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे एल्सवेयर लिखा है, क्योंकि इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जनरली। तो एली बाय अगर आता है तो 103, अब अपने बैरेक्ट के आगे भी लिख लीजिए ना 103 में एली बाय वाला एग्जांपल। हाँ जी बोलिए सर। इसी के 3 वाले के में 103 में सर जो नीचे जो अनलेस इज प्रोवाइडेड बाय एनी लॉ, इसका क्या मतलब है? 103 में क्या लिखा है ऊपर? हाँ ये लास्ट वाली लाइन है ना, अनलेस इट इज, ये कहता है बर्डन ऑफ प्रूफ टू एनी पर्टिकुलर फैक्ट लाइज, किसी बात को सिद्ध करने की, पर्टिकुलर फैक्ट को सिद्ध करने की जो बर्डन है वो उस इंसान पे होता है जो ये चाहता है कोर्ट को ये विश्वास दिलाना कि वो उचित है। अनलेट इज प्रोवाइडेड, अगर कानून में किसी बात को सिद्ध करने का भार किसी और इंसान पे है तो फिर वो इंसान सिद्ध करेगा। अनलेट इज प्रोवाइडेड बाय एनी लॉ दैट द प्रूफ ऑफ द फैक्ट शैल लाई ऑन एनी पर्टिकुलर पर्सन, अगर वो किसी और इंसान पे है तो वो सिद्ध करेगा। अगर कानून में कई बार ऐसा लिखा हो सकता है डायरेक्टली कि ये बात वो सिद्ध करेगा, जैसे भी हमने बात करी कि जो कोई एक्ट, जैसे हमने बात करी रेप के मामले में जो भार है वो एक्यूज पे है ये बात सिद्ध करने का कि वो कंसेंटेड एक्ट था, तो ये उस पे आ गया ना बार पर्टिकुलर पर्सन पे, अदरवाइज जो कोर्ट विश्वास दिलाना चाहता है। इसका एग्जांपल इसका एग्जांपल ये फर्स्ट वाला इलस्ट्रेशन हो सकता है, किसी के ऊपर बर्डन, मतलब कि बर्डन होगा कि उसको वो बताए कि बी ने मुझे एडमिशन, मतलब कुछ फैक्ट एडमिट किया है। नहीं, सी क्यों प्रूव करेगा इसके लिए? ये तो ए कहेगा ना कि भाई सी से पूछ लो। ए ने मुकदमा करा है बी पे चोरी का और वो चाहता है कोर्ट से विश्वास दिलाना कि बी ने इस बात को एडमिट कर लिया सी के, तो ए को प्रूव करना पड़ेगा ये बात, ए मस्ट प्रूव द एडमिशन। लेकिन सी पे कोई भार थोड़ी ना है, सी को तो जब वो बुलाएगा तब प्रूव करेगा। इसका कोई एग्जांपल हो सकता है सर अनलेस वाले का? अनलेस का मैंने एग्जांपल दिया ना, क्योंकि कानून देखो जहां पे कानून में डायरेक्टली, वैसे बर्डन ऑफ प्रूफ सिर्फ हमारे एविडेंस एक्ट में दे रखा है, या कोई स्पेशल लॉ हो सकता है जहां पर ये साबित करने की बात होगी ये चीज वैसे सिद्ध की जाएगी। एक मिनट रुकिए मैं आपको बताता भी हूँ, एक मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है इस चीज का। ओके, अब एक चीज बताइए, बर्डन ऑफ प्रूफ इस इंसान के पास है पर्टिकुलर फैक्ट का जो वो सिर्फ कोर्ट को विश्वास दिलाना चाहता है उस इंसान पे होता है, लेकिन इसका एक्सेप्शन आप एग्जांपल में लिख सकते हैं। जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट सुना है आपने? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर आपको पता होगा जब आप गवर्नमेंट जॉब में होते हैं ना तो आपके पास जितना पैसा होता है ना जिस वक्त आप ड्यूटी पे जाते हैं वो लिखना पड़ता है। यस सर। लिखना पड़ता है मेरे पास बस आज मेरे पास कितने रुपए है, अगर उससे ज्यादा मिलता है तो, अगर उससे ज्यादा मिलता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है? उसी पर्टिकुलर इज ऑन द एक्यूज्ड टू अकाउंट फॉर हिज पोजेशन ऑफ द मनी, उसे सिद्ध करना पड़ेगा तो उस पे होगा। यानी उस कानून में क्या लिखा है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में अनअकाउंटेड मनी का भार उस पे होगा कि भाई तेरे पास पैसा आया कहां से। ठीक है, तो पर्टिकुलर फैक्ट का पर्टिकुलर पर्सन पे दे रखा है कि इस बात को वो सिद्ध करेगा, यानी लॉ है ऐसा। स्पेशल लॉ हो सकते हैं जहां पर भार को साबित करने का दायित्व किसी और इंसान पे हो सकता है, पर्टिकुलर पर्सन पे हो सकता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।
सिंपल ही पढ़ो, सिंपल, ठीक है, अनलेस वाली बात में कि किसी पर्टिकुलर इंसान पे भी कानून दे सकता है, नहीं तो बाकी आप ही सिद्ध करोगे ना। 104 क्या कहता है, बिल्कुल आसान आसान है सारे, कुछ नहीं इसमें। बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट टू बी प्रूफ टू मेक एविडेंस एडमिसिबल। अगर मुझे एक बात सिद्ध करनी है कि कोई इंसान डाइंग डिक्लेरेशन से मरा है, ए विशेस टू प्रूव अ डाइंग डिक्लेरेशन बाय बी, के बी के द्वारा डाइंग डिक्लेरेशन भी की गई है कि मरने से पहले उसने नाम लिया है, तो पहले मुझे ये बात तो सिद्ध करनी पड़ेगी कि बी की डेथ हो गई है। ए विशेस टू प्रूव बाय सेकेंडरी एविडेंस द कंटेंट ऑफ द लॉस्ट डॉक्यूमेंट। ए चाहता है मैं अपनी बात को कोर्ट में साबित करूं सेकेंडरी एविडेंस से, मुझे पहले ये तो सिद्ध करना पड़ेगा कि मेरा एक डॉक्यूमेंट जो था ओरिजिनल वो खो चुका है। तो बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट टू बी प्रूव टू मेक एविडेंस एडमिसिबल, किसी एविडेंस को एडमिशन होने से पहले बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे पर होगा कि मैं उस बात को सिद्ध करूं जो चीज मैं कोर्ट में एडमिसिबल करवाना चाहता हूं। द बर्डन ऑफ प्रूविंग एनी फैक्ट नेसेसरी, जो उसके लिए आवश्यक है, टू बी प्रूफ, सिद्ध किया जाना है, इन ऑर्डर टू इनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस, कि कोई इंसान उस बात की गवाही दे सके किसी ऑफ एनी अदर फैक्ट इज ऑन द पर्सन हु विशेस टू गिव सच एविडेंस। तो आप इसको कह सकते हैं इंसिडेंटल बात के लिए अगर आप कुछ चीज कोर्ट में लाना चाहते हैं तो उससे पहले अगर जो जिस आधार पर आप लाना चाह रहे हैं पहले उस बात को सिद्ध कीजिए। डाइंग डिक्लेरेशन की बात आती है तो पहले डेथ प्रूफ करो। डॉक्यूमेंट अगर आप कह रहे हैं कि मैं सेकेंडरी एविडेंस से चीज सिद्ध करूंगा तो पहले ये बात सिद्ध करो कि डॉक्यूमेंट खो चुका है। अगर आप कह रहे हैं कि मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूं तो पहले आप कम से कम एविडेंस तो लेके आए उस बात का कि आप इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं, तो पहले वो आपको एविडेंस लाना पड़ेगा अगर किसी बात को एडमिट करवाना चाहते हैं कोर्ट में। नाउ 105 इंपॉर्टेंट है, पेपर में एमसीक्यू में बहुत बार आता है। बर्डन ऑफ प्रूविंग द केस ऑफ एक्यूज कम विद इन एक्सेप्शन। अब यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? एक्यूज्ड पे है। एक्यूज को इस बात को सिद्ध करना पड़ेगा कि मैं जो हूँ इंडियन एविडेंस जो आईपीसी की धारा सेक्शन 76 से लेकर 106 के कुछ एक्सेप्शंस में आता हूँ, या मैं मर्डर के अंदर जो मर्डर नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में आता हूँ, क्योंकि वहां सजा कम है ना, और 76 से 106 तक तो बिल्कुल इंसान बच ही जाता है, कोई ऑफेंस नहीं माना गया है। या मैंने अगर किसी को चोट पहुंचाई तो मेरे को सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन आ गया था, मैं 335 में आता हूँ या 334 में आता हूँ। आई होप यू कैन रिकॉलिंग इट कि 334 और 335 मैंने कहा है, तो आप मुझे बताना क्या सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। When a person is accused of any offense, the burden of proving the existence of circumstances bringing the case within any of general exception in IPC. जनरल एक्सेप्शन का चैप्टर नंबर कौन सा है? थर्ड, फोर्थ। ओके, सेक्शन कहां से कहां तक है? 76 से 106। हाँ जी, 106, क्योंकि उसके बाद अबेटमेंट स्टार्ट हो जाता है चैप्टर नंबर 5। जनरल एक्सेप्शन इन दी आईपीसी, ठीक है, और विद इन एनी स्पेशल एक्सेप्शन, या कोई और स्पेशल एक्सेप्शन है। अब कुछ और स्पेशल एक्सेप्शन है या नहीं है? जैसे 300 के एक्सेप्शन से 5। हाँ जी, 300 के एक्सेप्शंस हैं। और भी कई एक्सेप्शन है क्या? सेम कोड की बात कर रहा है। और इन एनी लॉ डिफाइनिंग द ऑफेंस इन अपॉन हिम एंड द कोर्ट शैल प्रेज्यूम द एब्सेंस ऑफ सच सर्कमस्टेंसेस। तो कोर्ट ये मान के चलेगी कि तुम एक्सेप्शन में आते नहीं है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा? कोर्ट ये मान के चलेगी कि कोर्ट ये मान के चलेगी यू आर नॉट फॉलिंग अंडर एनी एक्सेप्शन, बट यू हैव टू प्रूव दैट आई एम कमिंग अंडर एनी एक्सेप्शन। ठीक है, माना कि एक रूल है कि एवरी पर्सन इज प्रेज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। ठीक है, लेकिन कोर्ट ये मान के चलेगी कि आपने किसी भी एक्सेप्शन में नहीं आ रहे हैं, बट यू हैव टू प्रूव इट कि आई एम कमिंग अंडर एनी एक्सेप्शन ऑफ आईपीसी और एनी अदर लॉ, कि मैं या तो आईपीसी के या किसी और कानून के अंदर एक्सेप्शन में आता हूँ। जैसे सपोज ए कहता है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, आईपीसी की हम बात करेंगे तो सेक्शन 76 से लेकर 106 तक, ठीक है, चैप्टर नंबर कौन सा हो गया? 4 हो गया। अगर हम बात करें सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं 304 के अंदर
300 के अंदर जो कुछ एक्सेप्शन लिखे हुए मर्डर नहीं होगा, मैं उसमें आता हूँ। अगर मैं बात करूँ 334 और 335, मैंने आईपीसी की बात करी है, ये कौन सा प्रोविजन है? The voluntarily causing hurt or grievous hurt or grave. वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट। सजा कितनी है इसमें, ये बता दीजिए कोई। 335 में सजा कितनी है? सर एक में तो 4 साल है। 4 साल इसमें होगी ना, फिर हर्ट में तो 1 महीने होगी, क्योंकि हर्ट की सजा 319 वाला जो है उसमें 1 साल तक की दे रखी है। 319 में नहीं है, पहली बात 319 में डिफाइंड है। हर्ट की डेफिनेशन बताएगा कोई? 21 में सर 323 323 वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट 323। 324 वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट वेपन, फिर 25 और 26 हो गया, ठीक है, वो ग्रीवियस हर्ट वाला आ गया। 25 में मुझे इसके कीवर्ड्स बता सकता है कोई? 319 से कीवर्ड्स क्या है? हर्ट क्या होता है, कौन बताएगा? कितने कीवर्ड्स हैं इसमें? सर डिजीज, बॉडली पेन, डिजीज, इन्फॉर्मिटी, बॉडी पेन, डिसीज और इन्फॉर्मिटी, 3 ही तो हैं, याद कर लो, यही आएगा पेपर में। अंदर से पूछेंगे, कीवर्ड्स का खेल है सारा, ठीक है। तो 105 के अंदर बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो उस इंसान पे आ गया है जो ये कहता है कि मैं एक्सेप्शंस में आ रहा हूँ। कोई इंसान कहता है कि भाई मैंने माना कि मैंने एक्स को मार दिया, लेकिन मैं माइनर हूं, मैं डॉली इनकैप एक्स हूं, इनकैप एक्स, ठीक है, डॉली इनकैप एक्स हूं, ये बर्डन उस पे हो गया, ठीक है। चलो 106 पढ़ते हैं, फिर एक 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है, सिर्फ जस्ट 2 मिनट्स का मेरे को आज खत्म करना है। 106 पढ़ेंगे भी हम। चलो एक बार पहले इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं। ये सारी वो इलस्ट्रेशन जो मैंने अभी आपको बताई है। A accused of murder alleged that by reason of unsoundness of mind he did not know the nature of the act, तो burden of proof उसके ऊपर आ गया कि वो पागल था इसलिए उसने उसको मार दिया। Accused of murder कि मैंने grave and sudden provocation में मारा, मैं अपना सेल्फ कंट्रोल खो चुका था, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस इंसान पे हो गया। सी कहता है 325 के अंदर आईपीसी के अंदर बर्डन ऑफ प्रूफ, और 325 में हर्ट, ग्रीवियस हर्ट की बात की गई कि 335 के चलते सडन ग्रेव प्रोवोकेशन में मैंने मारा है, तो उसके ऊपर आ गया वो बर्डन। द बर्डन ऑफ प्रूविंग द सर्कमस्टेंस ब्रिंग द केस अंडर 330 लाइज ऑन ए, ठीक है। अब 106 हम पढ़ते हैं, 6 तो हम पढ़ चुके हैं, चलो, स्पेशली विद इन द नॉलेज। ओके, अब हम पढ़ेंगे 107 107 7। एक ट्रिक है, वो मैंने ही बना रखी है अपने हिसाब से, आप याद करना चाहे तो कर लेना। जनरली अगर किसी इंसान को 7 साल से अगर हमने नहीं सुना है तो उसको हम प्रेज्यूम कर लेते हैं वो मर चुका है। बताइए, ये सुनो, अगर 7 साल के बारे में नहीं सुना है तो प्रेज्यूम कर लेते हैं कि वो अब जिंदा नहीं है। तो आप मुझे बताइए, उसका सेक्शन 107 है 108 है? उल्टा आप याद कर लेना, ठीक है। जनरली 7 साल वाली बात 107 में होनी चाहिए थी, लेकिन उसका उल्टा है, तो याद रहेगा। पहले 108 ही पढ़ लेते हैं। बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट द डेड पर्सन इज अलाइव, वो जिंदा है। अगर कोई इंसान कह रहा है कि वो इंसान जिंदा है तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? 7 साल होगा, किसी को हमने देखा नहीं सुना नहीं उस इंसान के बारे में, जो जनरली उसके बारे में बात करते थे, जो जानते थे वो इंसान कौन है, और 7 साल हो गए। अब जो ये कह रहा है, ये प्रेज्यूम मान के चल सकते हैं कि वो मर चुका होगा, ये बेसिक रूल होता है हिंदू मैरिज से, जिसके बारे में प्रेज्यूम दैट ही इज डेड। बट कोई इंसान ये कहता है कि नहीं वो जिंदा है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा? सर ऑन दैट पर्सन उससे जो ये कहता है कि वो जिंदा है। तो प्रूविंग ऑफ बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट द पर्सन इज अलाइव हु हैज नॉट बीन हर्ड, जिसके बारे में सुना नहीं है 7 साल से। बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट पर्सन इज अलाइव, वो जिंदा है, जिसके बारे में सुना नहीं है, जिंदा है, ठीक है। तो प्रोवाइडेड दैट व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर अ मैन इज अलाइव और डेड, जिंदा है या मर चुका है, एंड इट इज प्रूव दैट ही हैज नॉट
been heard of this last 7 years by those उनके द्वारा नहीं सुना गया है, who would naturally have heard of him if he had been alive. The burden of proving that he is alive is shifted to the person who affirmed it. जो ये कहता है वो अभी भी जिंदा है, burden of proof उस पे वो प्रूव करे ना. अगर ये कह रहा है कि 7 साल से जिसके बारे में हमने नहीं सुना है, जो ये कह रहा है कि वो जिंदा है, तो प्रूव इट. आसान सा है. तो ये बात भी, लेकिन जो ये बात भी रिबर्टेबल है, प्रेजम्पशन ऑफ डेथ, ये बात को भी रिबर्ट किया जा सकता है. और एक चीज ध्यान रखना, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात है, वो लिख लीजिए आप अपने उसमें भी नोट्स में लिख लेना. बल्कि एक केस हुआ था, बहुत अच्छा केस था. ये बात जो कर रहा है, एक तो 8 जो सेक्शन बात कर रहा है, 108 बात कर रहा है कि किसी कोई अलाइव की बात कर रहा है. बर्डन ऑफ किसके ऊपर होगा? जो ये कहता है कि वो इंसान जिंदा है, जिसको हमने 7 साल से सुना नहीं है. 7 साल से नहीं सुना तो हम उसको डेड मान लेते हैं, ठीक है, उसकी डेथ हो गई. लेकिन एक इंसान आया, वो कह रहा नहीं वो तो जिंदा है, मैंने देखा है, तो ये उसको प्रूव करना पड़ेगा. बर्डन ऑफ प्रूफ उस इंसान के ऊपर होगा. अब एक केस था, बड़ा अच्छा केस है, मोहम्मद शरीफ का केस है. मोहम्मद शरीफ वर्सेस बंदे अली. मोहम्मद शरीफ वर्सेस बंदे अली 1911 का केस है. अंडर सेक्शन 108 के अंदर डील करता है ये. इसमें ये बात थी, जिस इंसान को हमने 7 साल से नहीं सुना है, जो 7 साल से जिसके लास्ट 7 years से have not been heard, it presumed to be dead, उसको डेड मान लिया है, ठीक है. बट क्या आप मुझे बता सकते हैं, तो इस केस में ये कहा गया था, बट नॉट द पॉइंट ऑफ टाइम. एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम. पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है कि कौन से 7 साल में उम्र आया. पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन ही डाइड, और कॉज ऑफ डेथ. अब मुझे ये बात बताइए, सेक्शन 108 क्या इस बात को बताता है कि उसकी डेथ का कारण क्या था? बताइए जल्दी से, ये सुन लो. क्या सेक्शन 108 में आपने कहीं पढ़ा है कि डेथ का कारण क्या था? तो ये इस करता है. क्या ये सेक्शन 108 ये बताता है कि उसकी डेथ कौन सी डेट को हुई? पॉइंट ऑफ टाइम इस बात को बताता है क्या? नो सर. नो सर. बस ये इतनी सी बात बताता है कि जो इंसान 7 साल पहले मर चुका है, तो हम उसको प्रेज्यूम करके चलते हैं मर चुका होगा, जिसके बारे में हमने नहीं सुना है. लेकिन जो इंसान ये कोर्ट में आके कहता है वो जिंदा है, तो प्रूव करे अपनी बात को. जो कोर्ट में कह रहा है कि वो जिंदा है, तो प्रूव करे. अब इस केस में हुआ क्या था, एक पर्सन था जिसने अपनी संपत्ति गिरवी रखी थी. एक इंसान ने अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज किया था, और उसको मॉर्टगेज करने के बाद वो लास्ट 18 साल से, पता नहीं उसका लास्ट 18 years से इज नॉट बीन हर्ड. 18 साल से नॉट बीन हर्ड, उसके बारे में कुछ सुना ही नहीं. अब क्या मुझे आप ये बता सकते हैं कि ये इंसान जो 18 साल से जिसके बारे में नहीं सुना है, सपोज कीजिए आज 2020 चल रहा है, मैं 20 मान के चल रहा हूँ, आसान हो जाएगा. 2002 से हमने उसके बारे में कुछ नहीं सुना, तो क्या मुझे आप बता सकते हैं उसकी जो मृत्यु हुई है वो इस 18 साल के बीच में कौन से साल में हुई है? नो सर. पता नहीं. नो सर. तो यही कहता है, तो 8 सेक्शन में मोहम्मद शरीफ के केस में कहा गया था, द पर्सन हु मॉर्टगेज इज प्रॉपर्टी नॉट हैव बीन हर्ड फ्रॉम द लास्ट 18 years, जिसके बारे में हमने 18 साल से नहीं सुना है. इट कैन नॉट बी प्रेज्यूम, लिख लीजिए आप, इट कैन नॉट बी प्रेज्यूम, ये नहीं माना जा सकता दैट ही डाइड इन फर्स्ट 7 years और लास्ट 7 years. पहले वाले 7वें दिन, यानी अगर हम इसको ऐसे मान सकते हैं कि इसकी मृत्यु 2000 होगी या इसकी मृत्यु 2013 में हुई होगी. वी कैन नॉट प्रेज्यूम इट, ठीक है. मोहम्मद शरीफ वर्सेस बंदे अली के केस में कहा गया है. हो गया.
हाँ जी, लिख लिया केस, समझ में आ गया? Yes, sir. चलो, यस सर। तो ये क्वेश्चन ऐसा एमसीक्यू में भी आप मिलेगा कि एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ, अलाइव की बात कौन करता है लाइफ की, तो वो 108 है। 107 और पढ़ लेते हैं एक बार। बर्डन ऑफ प्रूविंग डेथ, कि वो इंसान मर चुका है। बर्डन ऑफ प्रूविंग डेथ ऑफ अ पर्सन नोन टू हैव बीन अलाइव, जो एक इंसान जिंदा था पिछले 30 साल से, लेकिन वो अब मर चुका है। एक इंसान जिंदा था, हैज बीन अलाइव विदिन 30 इयर्स, लेकिन अब वो मर चुका है। वो बर्डन ऑफ प्रूफ किसको होगा? जो ये कह रहा है कि वो मर चुका है। when the question is whether a man is alive or dead, वो जिंदा है या मर चुका है, ये दोनों को कवर करता है। and it is shown that he was alive, कि वो ये it is shown that he was alive within 30 years, कि पिछले 30 साल के दौरान वो जिंदा था। The burden of proving that he is a dead is on the person who affirm it. तो आप इसको ऐसे याद कर लेंगे, 107 में बात की गई है कि वो इंसान, अब जो इंसान ये कह रहा है वो मर चुका है, कि वो जिंदा था या मर चुका था उस 30 साल में, लेकिन वो कहता है कि नहीं वो मर चुका था, तो बर्डन उस पे होगा। 108 में कहता है कि वो जिंदा है, बर्डन उस पे होगा। 107 में मर चुका है, बर्डन उस पे होगा। जो कहता है 108 में, जो कहता है ये जिंदा है, उस पे बर्डन होगा। तो सिंपल सा है, 107 और 8 एमसीक्यू में कई बार आ चुका है। सर तो इसको ऐसे बोलेंगे, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ जो है वो 7 में है, और प्रिजम्पशन ऑफ नहीं। लाइफ जो है हाँ, क्या? उल्टा बोल दिया बोलो ये आपने क्या कह रहा है? सर, वो हर्षना ने उल्टा बोल दिया। प्रिजम्पशन ऑफ डेथ 108 में है। हाँ, कि वो मर चुका है, तो अगर जो 7 साल से नहीं, हाँ सर, जो नहीं सुना है 7 साल से, जिसके बारे में उसे प्रेज्यूम कर लिया गया है कि वो डेड है, हाँ जी, फिर जो ये कहता है कि वो अलाइव है, उस पर्सन को प्रूव करना पड़ेगा, उस पर्सन पर बर्डन ऑफ प्रूफ है ये हाँ जी। प्रूव करने। तो ये लेकिन कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कि वो डेड है, 8 में कह रहा है। बीच में हाँ प्रिज्यूम कर लेता है कि जिसके बारे में 7 साल से नहीं सुना, वो मरा हुआ मान लिया जाता है, डेड। ठीक है, तो 108 डीलिंग विद द डेथ। लेकिन अगर हम बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करेंगे, अगर प्रेजम्पशन वर्ड यूज आया है तो डेड वाली बात 108 में है। अगर बर्डन ऑफ प्रूफ लिख के आया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा? जो ये कहता है वो जिंदा है। तो दो क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। प्रेजम्पशन, सर इसको दोबारा सुन लीजिए, कोई बात नहीं। अगर क्वेश्चन प्रेजम्पशन देखो ऐसे पढ़ लेते हैं इसको। अगर प्रेजम्पशन ऑफ डेथ को लेकर क्वेश्चन आया ना, प्रेजम्पशन ऑफ डेथ, तो ये आप आंसर होगा 108 कि वो मर चुका है पिछले 7 साल में, ये मान के चला जा सकता है। और अगर क्वेश्चन ऐसे आया है, क्या नाम है इसका, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा? जो ये कह रहा है अलाइव है, तो क्वेश्चन आप समझना, तो भी 108 होगा। डेथ वाले केस में 108, और बर्डन ऑफ प्रूफ, अगर बर्डन ऑफ प्रूफ आया तो भी आप 108 लिखना। ठीक है, तो दो क्वेश्चन बन सकते हैं, कंफ्यूज मत होना। 107 मत लिखना। और 107 वाले में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा? कैसे बनेगा बताओ आप लोग। सर अगर प्रिजम्पशन ऑफ कंटिन्यूएंस ऑफ लाइफ की बात हो रही है तो वो 107 में डील कर रहा है, और अगर ये प्रूव करना है कि बर्डन ऑफ प्रूफ अबाउट द डेथ ऑफ द पर्सन किस पर है, तो भी 107 में डील। ठीक है, यहाँ से भी देखो दो क्वेश्चन है कि वो क्या पिछले 30 साल में जिंदा रहा था? ही वॉज अलाइव पिछले 30 साल में। यहाँ पे दोनों बात की गई है, लाइव और डेथ की। ही वॉज अलाइव और डेथ, तो दो क्वेश्चन यहाँ। सर दोनों में ही अगर क्वेश्चन लाइफ और डेथ का है, दोनों ही अगर इस क्वेश्चन से डील कर रहे हैं कि वेदर पर्सन इज अलाइव और डेड, 107 और 108 दोनों में ये वर्ड है। देखिए एक चीज देखिए ना, अब 108 के ऊपर निकालिए। 108 में क्या कहते हैं इसको? यहाँ पे मरने की बात को लेके नहीं लिखा, बट यहाँ देखो 107 में क्या लिखा है, when the question is whether a man is alive or dead, दोनों चीजें यहाँ कवर करता है। and is shown that he was alive, कि वो जिंदा था 30 साल के अंदर, पिछले जो 30 साल गुजरे होंगे उसमें वो जिंदा रहा था। ठीक है, the burden of proving that he is dead, कि वो मर चुका है, is on the person who affirm it। अब यहाँ देखो, यहाँ ऐसा alive और dead नहीं लिखी दोनों बार। provided that when the question is whether man is alive or dead,
इट इज प्रूव दैट ही हैज नॉट बीन हर्ड। अच्छा, मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भेजे थे एमसीक्यू के, आपने उसको, उसमें था ही क्वेश्चन, नहीं तो मैं आपको आगे के क्वेश्चन भेज दूंगा। तो मैंने उसमें कन्फेशन वो कंप्लीट नहीं किया था, कन्फेशन तक किया था। अच्छा, तो आप- एक बार देख लेना, वो क्वेश्चन ना एमसीक्यू से ही सॉल्व होंगे, नहीं तो आपको ना इसमें कंफ्यूजन रहेगा, भूल जाओगे। बट अभी आप एक काम कीजिए, इसको सिर्फ इतना सा ध्यान रखिए, 107 में हम बात करते हैं 30 इयर्स वाली, थोड़ा ध्यान दीजिए, इतना फोकस कीजिए, क्योंकि एमसीक्यू जब मैं कराऊंगा ना तो उसको आप आसानी से याद हो जाएगा। 107 में 30 साल की बात करेंगे, क्योंकि उसमें ना एक मैक्सिम लिखा हुआ है, वो हमें याद होना चाहिए कि एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ, अलाइव या डेथ, उसकी बात की गई है। और 108 में 7 साल। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? जो दोनों, देखो बर्डन ऑफ प्रूफ इंसान पे होता है जो बात को कह रहा है कि एक इंसान जिंदा है या एक मर चुका है। मर चुका है तो 107 में कह रहा है, जिंदा है तो वो 108 में कह रहा है। और 7 ईयर की प्रेजम्पशन जो है, 7 ईयर की प्रेजम्पशन वो है 108 में। सर, तो इसमें फर्स्ट लाइन जो स्टार्टिंग पॉइंट कह रहा है वेदर अ मैन इज लाइव और डेड, और लास्ट में कह रहा है द बर्डन ऑफ प्रूफ दैट ही इज डेड इज ऑन पर्सन हु अफर्म इट। तो सर ऊपर तो कह रहा है अलाइव और डेड दोनों की बात कर रहा है, पहली बात लेकिन इनको रिलेट मत करो, अलग अलग करके पढ़ो। क्वेश्चन है ना, अगर क्वेश्चन ये है तो अगर डाउट है इस रिगार्डिंग कि पर्सन जिंदा है या मरा हुआ है। देखो पहली चीज, एक बात सुनिए, आपने हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ा है, उसमें ग्राउंड बनता है ना डिवोर्स का, उससे रिलेट करके पढ़िए, आपको याद हो जाएगा, कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएगा। एक इंसान को जिसके हमने 7 साल से नहीं सुना, हम उसको डेड मान लेते हैं, लेकिन कोई इंसान आके कहता नहीं तेरा पति जिंदा है, तो जिंदा है तो प्रूव कर, 108 हो गया, ठीक है। तो 7 साल में हम मान प्रेजेंट। और इसी का उल्टा करके बोलना सर 30 ईयर वाला 30 एग्जांपल। ईयर में हमारे एक क्वेश्चन ये था कि अगर कोई इंसान क्या उस पिछले 30 साल में वो जिंदा रहा था या नहीं था या नहीं था, ठीक है। अलाइव और डेड दोनों बात को लेके कह रहा है कि कोई इंसान जिंदा था या नहीं था, कि 1950 से पहले क्या गांधी जिंदा थे या नहीं थे। अब एक इंसान कहता है वो उस वक्त तो मर चुका है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे होगा जो ये कह रहा है कि वो तो मर चुका था। और अगर कोई ये कहे कि वो जिंदा था तो 8। जो अगर ये कहे वो जिंदा था, वैसे गांधी जी तो 48 में मर गए हाँ थे जी, ना? हाँ 48 में मर गया था वो, गांधी जी की क्या नाम है, death 31 जनवरी शायद, 30 जनवरी, हाँ 30 जनवरी को शहीद दिवस भी बोलते हैं ना गांधी के मरने पे। यस सर, यस 30 जनवरी और 31 मार्च को दोनों को शहीद 2 बार बनता है साल में शहीद दिवस। सर। एक 24 को भी तो बनता है मर्टायर्स डे। 24 ये सर जिसमें ये 23 मार्च 1931 शहीद भगत राजदेव और वो गुरु जो है सुखदेव राजगुरु, तीनों को 23 मार्च 1931। 24 को तो पता नहीं कौन सा बनता है, कोई और होगा, एक बार देख लेना। तो सर 23 ही होगा। 23 है, 24 नहीं। चलो एक काम करते हैं, 107 और इसमें ना 108 में मैं आपको एक एमसीक्यू दूंगा, तब आपको याद हो जाएगा। देखो क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट आएगा नहीं जितना हम इसमें टाइम लगा रहे हैं, सिंपल सा क्वेश्चन आता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ के लिए आता है। एक क्वेश्चन मेरे माइंड में भी आ नहीं रहा, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज मैं आपको क्वेश्चन देख के बताऊंगा। कल मैं आपको, कल या जब भी हम इसको करेंगे तो मैं एमसीक्यू सॉल्व करवा दूंगा आपको, शायद मैं अभी भेज दूंगा वो एमसीक्यूज, ठीक है। बट आप इसको ध्यान रखना, 108 में 7 साल की बात की गई है, और जो ये कह रहा है वो जिंदा, बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे है। 107 में 30 साल की बात की गई है, जो ये कह रहा है वो मर चुका है, उसे प्रूव करना पड़ेगा। सर इन दोनों क्वेश्चन पे मेंस में आंसर क्वेश्चन नहीं आता है, ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता। हाँ तो ठीक है। ये क्वेश्चन आपका मेंस में क्या होगा, आपके पर मेंस का जो क्वेश्चन आएगा वो बर्डन ऑफ प्रूफ पे आएगा। बर्डन ऑफ प्रूफ में आपको जो एक्सप्लेन करना पड़ेगा 101, 102, और इसके बाद आपको अगर टाइम मिलता है तो उनको ब्रीफ में एक्सप्लेन करना, ज्यादा टाइम मत लगा। इसकी पता है हेडिंग से ही काम चल जाएगा बस, क्योंकि आपको मेन सा क्वेश्चन तो बर्डन ऑफ प्रूफ है, ये क्वेश्चन नहीं आते। नाउ बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू रिलेशनशिप इन द केस ऑफ पार्टनर्स, लैंडलॉर्ड और टेनेंट, और कुछ ऐसे रिलेशंस हैं जैसे प्रिंसिपल और एजेंट हो गया, पार्टनर्स, लैंडलॉर्ड, टेनेंट। एक इंसान कह रहा है कि पार्टनरशिप हमारे बीच में है, दूसरा कह रहा है नहीं हमारे बीच में पार्टनरशिप नहीं है, ठीक है। एक कह रहा है कि मैं मालिक हूँ और एक कह रहा है टेनेंट है। तो जो मना कर रहा है और जो एक प्रिंसिपल और एजेंट है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व, जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा किसके ऊपर होगा? When the question is whether the person or partner, landlord, tenant, principal and agent, and it has been shown that they have been acting as such,
द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट दे डू नॉट स्टैंड, कि हम पार्टनर नहीं है, हम लैंडलॉर्ड नहीं है, टेनेंट नहीं है, प्रिंसिपल और एजेंट नहीं है, और आप थे तो सही लेकिन अब नहीं है, ceases to stand to each other in those relationship respectively is on the person who affirm it. उस इंसान पे होगा जो ये कह रहा है कि अब हम पार्टनर नहीं है। जमशेद सर और मैं पार्टनर थे, अब हम नहीं है, तो आई एम अफर्मिंग इट कि हम, वो कह रहे जमशेद सर हम पार्टनर है, मैं कह रहा हूँ कि अब नहीं है। किस डेट से पार्टनरशिप खत्म हो गई, आई हैव टू प्रूव इट, बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे पर होगा। ठीक है, सिंपल सा, इसमें कुछ नहीं है। नाउ द बर्डन ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ ये भी एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 109 आता है कई बार। ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू ओनरशिप। अब ओनरशिप को लेकर, व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर एनी पर्सन इज ऑनर ऑफ एनीथिंग ऑफ व्हिच ही इज शोन टू बी इन पोजीशन, द बर्डन ऑफ प्रूफ दैट इज नॉट द ऑनर ऑफ, इज नॉट द ऑनर इज ऑन द पर्सन हु अफर्म दैट ही इज नॉट द ऑनर। यानी टेनेंट जो है कह रहा है कि वो ऑनर नहीं है, टेनेंट जो कहता है कि वो ऑनर नहीं है, तो उस पे होगा कि ही इज नॉट द ऑनर। ठीक है, सिंपल सा है। ऑनरशिप को लेकर जब कोई एक क्वेश्चन ऐसा अराइज होता है कि क्या कोई इंसान ऑनर है किसी चीज का, विच ही शोन टू बी, और जो उसके कब्जे में है, द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट इज नॉट द ऑनर इज ऑन द पर्सन हु अफर्म दैट ही इज नॉट द ऑनर। क्योंकि पोजीशन को भी मैंने एक बात बताई थी, कई बार पोजीशन जो होता है इट्स अ प्रिमा फेसाई एविडेंस होता है अपने आप में। पोजीशन जो है एक प्रिमा फेसाई एविडेंस है ऑनरशिप का, और मूवेबल इमोवल दोनों पे अप्लाई होता है। अब मैं कोई स्कूटर चला रहा हूँ, अब वो स्कूटर ये तो मान के चलेंगे नहीं मेरा ही होगा, जो मना कर रहा है, जो मना कर रहा है कि ये तुम्हारा स्कूटर नहीं, प्रूव इट। तो 110 जो मूवेबल और इमोवल दोनों पे अप्लाई होता है। और ये पोजीशन को भी बात कर रहा है, ठीक है, पोजीशन को भी लेके बात कर रहा है, जिसके कब्जे में वो चीज है और वो ऑनर ही नजर आ रहा है। तो जो इंसान ये कहता है कि यू आर नॉट द ऑनर, ही हैज टू प्रूव इट। You are not the owner. He has to prove it. ठीक है, और इसमें एक बात और लिख सकते हैं, पोजीशन इज द 9 पॉइंट ऑफ ओनरशिप। नाउ अब करते हैं 111, 111 क्या कहता है। देखो कई बार कुछ चीज होती है जो गुड फेथ में की जाती है, जैसे गुड फेथ में की हुई ट्रांजेक्शन है। एक अटॉर्नी ने एक क्लाइंट ने अटॉर्नी को अपनी जमीन बेच दी, तो एक प्रेजम्पशन अराइज होता है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं अटॉर्नी ने दबाव में डाला होगा क्लाइंट को। समझ रहे बात आप? देखो कई बार ऐसी चीज होती है कि अटॉर्नी भी जो है अपने क्लाइंट की संपत्ति को नहीं खरीद सकता, बट अगर वो गुड फेथ में खरीदी गई है, क्लाइंट बेचना ही चाहता था, अटॉर्नी ने सही संपत्ति का सही पैसा भी दिया है, तो इस बात को सिद्ध करने के लिए बर्डन जो होगा कि वो गुड फेथ में खरीदी गई है संपत्ति, वो अटॉर्नी पे होगा। ठीक है, जिससे ये बात कई बार सिद्ध होती है ना कि जो चीज खरीदी गई है कोई इन्फ्लुएंस नहीं था, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था। तो प्रूफ ऑफ गुड फेथ क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है 111 पे भी। तो प्रूफ ऑफ गुड फेथ इन ट्रांजेक्शन वेयर वन पार्टी इन रिलेशन टू एक्टिव कॉन्फिडेंस, तो एक म्यूचुअल ट्रस्ट की बात आती है, और फिड्यूशियरी रिलेशनशिप भी यहाँ कवर किया जाता है। अगर इस चीज में कुछ चीजें हुई हैं, ट्रांजेक्शन हुआ है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ इस इंसान पे होगा जो एक्टिव कॉन्फिडेंस में है, जो यू कैन से डोमिनेटिंग पोजीशन में है। where the question is a question where there is a question as to good faith of the transaction between the parties, उन लोगों के बीच में अगर कोई ट्रांजेक्शन हुई है, one of whom stand to the other in a position of active confidence, यानी fiduciary relationship की अगर बात करते हैं, या you can say in a dominating position, कोई इंसान कोई थोड़ी dominating position पे है, the burden of proving the good faith of the transaction is on the person who is in a position of active confidence. ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल मैंने अटॉर्नी वाला दिया है, तो अटॉर्नी को यानी वकील को बात सिद्ध करनी पड़ेगी, गुड फेथ में हमने चीजें खरीदी है। द गुड फेथ ऑफ सेल बाय द सन जस्ट कम ऑफ द एज ऑफ द फादर इज ऑन द क्वेश्चन इज अ सूट ब्रॉट बाय द सन, द बर्डन ऑफ प्रूविंग द गुड फेथ ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ द फादर। इसमें और भी चीजें जैसे हम कवर कर सकते हैं, जैसे कई बार फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में कौन कौन आते हैं? हस्बैंड वाइफ हस्बैंड वाइफ आएंगे। डॉक्टर एंड पेशेंट। हस्बैंड वाइफ तो वैसे उनका जो रिलेशन है वो सेक्रेमेंट माना जाता है, तो हस्बैंड वाइफ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप को भी बढ़कर माने गए।
फिड्यूशियल रिलेशनशिप में यू कैन से कुछ ऐसे रिलेशंस है जहाँ पे ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस की बात आती है, विश्वास की, ठीक है। अब जैसे फिड्यूशियल रिलेशनशिप में एक पेरेंट हो गए, पेरेंट और चिल्ड्रन भी कवर किए गए। लॉयर और क्लाइंट तो लिखा ही है, ठीक है, लॉयर एंड क्लाइंट। जैसे स्पिरिचुअल गुरु है, एक हमने केस किया था, याद आ रहा होगा आपको, स्पिरिचुअल गुरु 1 लाख रुपए में किसी को सही करने की गारंटी देता है कि मैं 1 लाख रुपए में सही कर लूंगा, उसके बाद भी कुछ इंप्रूवमेंट नहीं आती है, तो चिटिंग का मामला लगा था गुरु पे, याद है केस? आईपीसी में करा था चिटिंग के दौरान। डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी पहली किस्त वो पे कर देता है, होप यू कैन रिमेम्बर। यस सर। तो स्पिरिचुअल गुरु और जो फॉलोअर होते हैं उनके बीच में एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होता है, मैटर ऑफ ट्रस्ट। तो अगर कोई इंसान अपनी जो पेमेंट करता है, फीस पे कर रहा है, तो उसको भी गुड फेथ में कर रहा है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसको होगा कि जो स्पिरिचुअल गुरु कैन प्रूव इट के तो गुड फेथ में किया गया है। प्रिंसिपल और एजेंट हो गया, मास्टर सर। पार्टनर्स हो गए, मास्टर एंड सर्वेंट भी हो गए, ठीक है, ये सारे हो गए। डोना डोनी हो गया, फ्री में होती है ना चीजें तो ये कई बार। चलो इतना काफी है। सर डोना डोनी है तो फिर मॉर्टगेजर और मॉर्टगेजी मॉर्टगेजी में तो पैसा आ जाता है ना, डोना डोनी में तो डोनेट करने वाली चीजें फ्री में होता है। मॉर्टगेज वगैरह तो इसमें तो ट्रांजेक्शन आती है, मनी है, कंसिडरेशन है। डोना डोनी तो फ्री होता है, मतलब गिफ्ट हम करते हैं। तो अब आता है क्लास सेक्शन है आज का, सेक्शन 111 का ए। 111 बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन पेपर में पूछा जाता है। 1984 के बाद इसको ऐड किया गया है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आपने देखा होगा कई बार बम्बार्डम होता है, पाकिस्तान से गोलियाबारी चलती है हमारी, है ना, टेरिटरी पे, सीज फायर का उल्लंघन करते हैं तो बम्बार्डम कर देते हैं, वहां से मोर्टार फेंकते हैं। देखा इंडिया पे फेंकते हैं, फिर इंडिया भी करती है। अगर एक बात बताओ, यहाँ से अगर यहाँ पे इंडिया अगर पहुंच जाए और यहाँ से सारे लोगों को उठा लिया जाए, ये जो यहाँ से बम्बार्डम जहां से हो रहा है, ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है। अगर यहाँ से हमने सबों को पकड़ लिया, या जितने भी लोग थे जहां से गोले बारूद आ रहे थे, अगर यहाँ से हमने इन लोगों को पकड़ लिया है, तो व्हाट यू विल प्रेज्यूम? कि सर एंटर किया है पाकिस्तान। आप ये मान के चल सकते हैं कि जिन्होंने गोलीबारी करी है वही लोग हैं। यही प्रेजम्पशन है, 111 में यही कहता है। जहां से किसी डिस्टर्ब को, जैसे अगर सपोज कीजिए, अगर ये मैं लॉजिक इसलिए लगा रहा हूँ, याद करने के लिए लगा रहा हूँ, आपको बताओ गोल्डन टेम्पल के अंदर, अमृतसर के अंदर अगर कोई जाके आतंकवादी छुप गए थे, तो एक क्या नाम है, इंदिरा गांधी ने ऑर्डर देते वहां से पकड़ के लाइए। तो वहां से अगर छुपे हुए लोग थे, पकड़े गए, तो ये माना जा सकता है ना ये क्रिमिनल है, प्रिजम्पशन लगाया जा सकता है नहीं। इसलिए मैंने 1984 यहाँ पे याद करने के लिए ये भी लिख लिया। तो आप इसको ऐसे ही याद करना, प्रिजम्पशन की बात कर रहा है। अब एक बार सेक्शन पढ़ लेते हैं। Where a person is accused of having committed any offence specified in subsection 2. Subsection 2 में कौन कौन से offences की बात कर रहा है? Offence referring to under section ये है, an offence under section 121 waging war, ठीक है, ये सारे waging war से रिलेटेड है। 122A, 22, 23A आईपीसी के। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अगर किसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जहां हो रही थी उस जगह से हमने लोगों को पकड़ा, या उसको उकसाने वाले लोग वेजिंग वॉर को लेकर इस तरीके के ऑफेंस में इन्वॉल्व थे लोग, तो where a person is accused of having committed any offense specified in subsection 2, any area declared to be disturbed area, जैसे नक्सलाइट्स को हमने पकड़ा तो ये माना जाएगा कि इसने क्राइम किया होगा। अगर जैसे नक्सलाइट एरिया में कई बार कई लोगों की जो वहां पे गुजरते हैं उनकी गर्दन तक काट देते हैं, पब्लिक ऑफिशियल्स की, अंडर एनी एनेक्टमेंट को डिस्टर्ब्ड एरिया माना गया है। फॉर द टाइमिंग इन फोर्स making provision for the suppression of the disorder or restoration maintenance of public order, मतलब वहां पर इस तरीके से उसको डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर किया गया, या ऐसा कोई एरिया इन विच देयर हैज बीन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 1 महीने से ज्यादा बीत चुका है, एक्सटेंसिव डिस्टर्बेंस चल रहा है,
and it is shown that the such person had been at a place in such area at the time, वो उस इंसान उस जगह पे था उस जब वो फायर आर्म या एक्सप्लोजन किया गया were used at or from that place to attack or resist the member of, और जहां पर आर्मी फोर्स को जाने से रोका गया, the force charged with the maintenance of public order acting in discharge of their duty, it shall be presumed, कोर्ट ये मान के चलेगी, unless the contrary is shown that the such person had committed such offense, कि उस इंसान ने जहां से वो पकड़ा गया है वो उस ऑफेंस में इन्वॉल्व रहा होगा या उसने किया होगा। खत्म हो गया आज का लेक्चर। इसमें सिर्फ एक चीज ध्यान रखना, एक हमारा एक केस था वो जो बहुत इंपॉर्टेंट केस तो है वो, लेकिन वो डायरेक्टली हमने पहले भी किया था। कौन सा केस की मैं बात कर रहा हूँ? बर्डन ऑफ प्रूफ पे। हाँ जी, जो बर्डन ऑफ प्रूफ का सबसे इंपॉर्टेंट केस है, स्टेट ऑफ गुजरात, जयंती भाई बैंकर भाई। हाँ जी, याद है? केस का नाम तो याद आ रहा है लेकिन फिर ये याद नहीं। बर्डन ऑफ प्रूफ पे है ना, जयंती भाई बैंकर भाई। जैसे वो केस को, कौन सा केस था जयंती भाई बैंकर भाई का, जिसमें ये मैं आपको बता भी देता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट केस था, शुरू में पढ़ा हमने, और आई एम श्योर उसको तो पता ही होगा। श्रवण, ये कहाँ पे पढ़ा हमने? सेक्शन 9 में पढ़ा था ना, सेक्शन 11 में, 11 में। अली भाई के टाइम में। यस सर। जयंती भाई बैंकर भाई, देख लेना अपने नोट्स को खोल के। बर्डन ऑफ प्रूफ पे बहुत लीडिंग केस है ये, स्टेट ऑफ गुजरात। अब एक बात बताओ, एट द टाइम ऑफ क्राइम आई वाज समवेयर एल्स, एट द टाइम ऑफ क्राइम आई वाज समवेयर एल्स, ये कौन सा सेक्शन है सर? 103। उसकी इलस्ट्रेशन है ना दूसरी वाली बी, वहां लिखा हुआ एल्स में। यस सर। और सेक्शन कौन सा आ रहा है? 100, और सेक्शन 11 भी डील करता है। 11 भी है जी, तो 11 और 103 से डील करता है। जयंती भाई बैंकर भाई का केस, जहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था, तो एलिबा एक लैटिन वर्ड था जिसका मतलब होता है एल्सवेयर, वेयर द अकरेंस टुक प्लेस, ही वाज, इतनी दूर था कि वो हाईली इम्प्रोबेबल है। तो रूल ऑफ एविडेंस ने रिकॉग्नाइज किया सेक्शन 11। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा ये? जनरली बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पे होता है। वंस प्रोसिक्यूशन अपना, जब प्रोसिक्यूशन इस बात को साबित कर चुका है कि हाँ उसने ऑफेंस किया है, देन द बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज पे किस बात को होगा कि एट द टाइम ऑफ क्राइम, जब वो क्राइम हुआ वो कहीं और था, एलिबाई की अगर वो डिफेंस लेता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे हो जाता है? फिर वो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आ जाता है? एक्यूज पे आ जाता है। और यही सेक्शन 103 कहता है। Obligation cast on the court to weigh in the balance evidence by the prosecution and the accused in his defense. Burden of proof lies on the person who wishes the court to believe it is existence. ये पढ़ लेना, मैंने आपको करा रखा है, ठीक है? याद है? तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ पे है, जयंती भाई बैंकर भाई का केस। इसको जरूर लिखना है, इसको बल्कि मैं स्टार बना देता हूँ क्योंकि ये लीडिंग केस है। बाकी तो छोटे छोटे केस से लीडिंग केस है। बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज पे था कि एट द टाइम ऑफ क्राइम ही वाज समवेयर एल्स, और अगर बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाएगा वो एक्यूज को दिया जाएगा। तो इस बात पे केस था, इस केस में बेनिफिट ऑफ डाउट मिल गया था एक्यूज को, ठीक है? जब मैंने एलिबाई पढ़ाया था तो मैंने आपको ये भी बताया था 400-500 गज की दूरी क्या होती है। कैन इट टेक अ प्ली ऑफ एलिबाई कि मैं 400-500 गज की दूरी पे था जब क्राइम हुआ? बताइए। ठीक है, नो सर, नो। 400-500 गज की दूरी में आने में कितना टाइम लग रहा है? चलो खत्म हो जाता है बर्डन ऑफ प्रूफ। एक बार बैरक पढ़ लेना, ठीक है? और अभी ऑलमोस्ट 3 घंटे हो गए हमें। अच्छी बात यह है कि एक बड़ा टॉपिक खत्म हो गया, और आपसे मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार बैरक पढ़ के आइए। कल बड़ा टॉपिक होगा, 112 से 114 A तक शायद खत्म हो जाए, बड़े टॉपिक, ठीक है? फिर उसके बाद हमारा 115 एस्टॉपल, फिर 118 से तो आसान से टॉपिक स्टार्ट होता है, एविडेंस, ठीक है? चलो, प्रोबेबली मेरे हिसाब से नेक्स्ट वीक की लास्ट क्लास तक
खत्म हो जाएगा एविडेंस। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर कल 5:30 पे। पढ़ के आइए 112 से 114 तक।